अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन और ये अबला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज फिर हमारे साथ हैं और एक्सप्रेसो ट्यूनिंग किए हुए हैं। आज के शो का भी बाकायदा आगाज करते हैं बहुत सारी उन दुआओं के साथ जो कि आपका दिन बेहतर बना सकती हैं। तो हम दुआ करते हैं कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे और अगर आज के दिन कोई चैलेंजिंग टास्क है आपके लिए तो वो अच्छे से हो जाए। आई मीन फेथ से बहुत सारी चीजें ठीक हो जाए। हाँ, वैसे अगर आपकी नीयत सुबह सुबह हो कि आपने आज ये काम करना है तो कहीं ना कहीं वो नीयत काम आई जाती है और आपका काम मुकम्मल हो ही जाता है, लेकिन नीयत सही होनी चाहिए। ठीक है, और नियत कर लें अगर नहीं है तो ये भी हो सकता है। खैर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और आपको हेडलाइंस दिखाएं, आज अलग सुबह इनफैक्ट कल रात को एक बड़ी जबरदस्त वीडियो मेरी नजर से गुजरी और ये जरूरी समझा कि उस वीडियो के ऊपर बात की जाए और अब तक पहुंचाया जाए। कहते हैं कि अगर आप बेहतरीन बनना चाहते हैं तो आप मेहरबान बन जाए और आप मेहरबानी करें। और वैसे भी कहते हैं करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। यह मामला अगर दो लोगों के दरमियान हो और खासतौर पर उन लोगों के दरमियान जो कि आपस में मुकाबले में हो तो इस जैसी कोई और मिसाल हो नहीं सकती है। टोक्यो में ओलंपिक्स 2020 जारी है इस वक्त और इसमें कल एक बड़ा दिलचस्प हाई जंप का मुकाबला हुआ जो कि जिसका फाइनल मरहला था इटली के जियान मार्को और कतर के मताज ईसा के दरमियान। और हुआ ये कि मुकाबला बराबर हुआ। फिर मजीद हाई जंप्स का मौका दिया गया दोनों प्लेयर्स को। 2.37 के जंप्स लगाने थे और एक्स्ट्रा मुकाबले के बावजूद ये मुकाबला बराबर रहा। जब ये मुकाबला बराबर रहा तो उसके बाद एक चांस दिया गया कि शायद एक बार फिर एक जंप की जाए, लेकिन इस मौके पर जो इटली के प्लेयर थे जियान मार्को वो जख्मी हो गए। और आपको यहाँ पे बताना जरूरी है कि वो पिछले साल भी ओलंपिक्स के मुकाबलों में जख्मी हो गए थे और 4 साल उन्होंने दोबारा से तैयारी करने के बाद वो फाइनल मरहले तक पहुंचे। और जब मैच रेफरी ने इंतजामिया ने यह कहा कि क्या दोबारा से जंप किए जाएं, क्या आप जंप ऑफ के लिए तैयार हैं, तो इस मौके पर जो कतरी प्लेयर थे उन्होंने एक दिलचस्प सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या 2 गोल्ड मेडल्स दिए जा सकते हैं, जिस पर इंतजामिया ने कहा कि दिए जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा दोनों गोल्ड मेडल्स दिए जाएं, क्योंकि उनको पता था कि उनके जो हरीफ हैं वो जख्मी हो चुके हैं और अब शायद वो मुकाबला न जीत पाए। और इस पर जो इटली के प्लेयर थे जो कि जख्मी हो गए थे, उनकी खुशी की क्या हालत है, उनके जज्बात क्या है, वो आपके सामने है। जबरदस्त। वैसे ये जेस्चर अगर आपको इस लेवल पर देखने को मिले जहाँ पे इतने सख्त मुकाबले हों और मेडल के लिए आप आपस में कम्पीट कर रहे हो, वहाँ पे ये जो जेस्चर है काइंडनेस का, जो एक एम्पैथी का, ये बहुत जबरदस्त जेस्चर है। और इसके लिए मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर मुझ समेत हम बहुत मजेदार लग रही थी ये वीडियो। इमरान कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लग रही थी कि इस तरह की चीजें भी अगर कहीं ना कहीं इन मुकाबलों में देखने को मिले तो दुनिया भर में एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाता है। और कोई भी एथलीट उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो इतने मुश्किल मरहले के बाद इंडिविजुअली एक मेडल को गिव अप करके उसको शेयर कर सकते हैं या कुछ भी नहीं बन सकते दोनों केसेस के अंदर, तो मेहरबान बन जाएं। दिस इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। जबरदस्त जी। इस हवाले से ओलंपिक्स के हवाले से हमने और भी बातें करनी है, हमारे पास गेस्ट भी होने वाले हैं और आज के एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, आज से नई पाबंदियां नाफिज। मार्केटें रात 8 बजे, कारोबार हफ्ते में 2 दिन बंद होगा। इंडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। किसी के पांव पकड़ेंगे न मुज़ाकरात होंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हर कोई पार्टी पॉलिसी का पाबंद है, आइन और उसूलों पर पार्टी समझौता नहीं कर सकती। एक और जवान अर्ज़े पाक पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का फौजी चेक पोस्ट पर हमला, फायरिंग के तबादले में 37 साला नाइक गुलाम मुस्तफा शहीद। ओलंपिक्स मुकाबलों में मेडल तो ना जीत सके मगर पाकिस्तानियों का दिल जीतने वाले तलहा तालिब आज होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। सेगमेंट मेरा घर में हिना न्याजी मुलाकात करवाएंगी तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा से। लस्सी की गोलियां कैसे बनाई जाती हैं और उनकी अफादियत क्या है, देखिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। इन लस्सी की गोलियों के लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। साइंस एंड टेक मैंने आज बहुत गौर से सुनना है, बताएंगे बड़ी खबर आपको। लस्सी की गोलियां तो चलेंगी कि नहीं, लेकिन सियासत में लफ्जों की गोलियां चलती रहती हैं और लगती भी बड़े जोर की हैं। खैर, मुस्लिम लीग नून की आज हमने बात करनी है। मजामत, मफामत, कंफ्यूजन, नून लीग का इस वक्त एक स्लोगन नजर आता है। ऐसा लगता है कि जमात टूट का शिकार है, जमात में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा है। कई दिनों से शहबाज शरीफ से मुतालिक पार्टी सदारत छोड़ने की खबरें गर्दिश कर रही थी, ताहम इन अफवाह और चाय मगोइयों के बाद बिलाखिर लीगी सदर, आपको मालूम है, शहबाज शरीफ साहब मंजर आम पे आए। उन्होंने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में मुस्लिम लीग नून की
इस कंफ्यूजन में मजीद इजाफा कर दिया, उसको क्लियर नहीं किया। लीगी कायद मरियम नवाज और उनके हम ख्याल रहनुमा अभी तक अपने मज़ाहमती बयानिए पर डटे हुए हैं। ताहम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पार्टी बयानी के बरक्स कौमी मसालत पर जोर देते हुए पैगाम दिया कि ताली दोनों हाथों से बचती है। उन्होंने लीगी कायद के इदारों से मुतल्लिक बयानात को जज्बाती करार देते हुए कहा कि किसी एक इदारे या फर्द का कोई कसूर नहीं, सबको अपनी गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। अगर माजी में फंसे रहे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून में मुशावरत के फुकदान का एतराफ़ भी किया और बताया कि अगर 2018 के इलेक्शन से पहले मुशावरत की जाती और सही हिकमत अमली अपनाते तो नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होते हैं। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने शहबाज शरीफ के इंटरव्यू का रद्द अमल दिया और उन्होंने पेशकश की कि शहबाज शरीफ माजी भुलाकर आए, गवर्नमेंट के मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, आए EVM से बिस्मिल्लाह करते हैं। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे पास मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। अगर मुस्लिम लीग नून के बयानी के हवाले से बात करें, मज़ाहमती और मफाहमती बयानी के शिकार क्यों नजर आती है, ये जो कन्फ्यूजन है ये क्यों क्रिएट हुई गई और इसको किस तरह से दूर किया जाएगा? नहीं, इसकी वजह हमारे नज़दीक तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बयानिया एक ही है और वो PMLN का बयानिया है या पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ का बयानिया है, जिसको हमने एक नारे की शक्ल में वोट को इज़्ज़त दो, और उससे मुराद ये है कि वोट के फैसले को तस्लीम किया जाए। ये वोट की ताकत से बनने वाला मुल्क है, इसे वोट की ताकत से चलाया जाए। आवाम के फैसले को तस्लीम किया जाए, ना कि उसको तब्दील किया जाए। सिविलियन बालादस्ती हो, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, तमाम अदारे अपनी आइनी हदूद में रह के काम करें, तो फिर ये मुल्क आगे बढ़ेगा। फिर इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, फिर इस मुल्क की इकानमी और हर सारे मसाइल इसके हल होंगे। और उसके लिए इब्तदा जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन है, विदाउट एनी जो है वो मुदाखलत। तो हमारा बयानिया यही है। हाँ, इस बयानिए इस मंजिल के हसूल के लिए जो है वो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ तरीक़ाकार हो सकता है। किसी वक्त मुफाहमत से भी काम लेना पड़ सकता है, गुफ्तगू भी हो सकती है या होना ज़रूरी होती है, और किसी वक्त जो है वो आपको एहतजाज का रास्ता भी अपनाना पड़ता है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ता है, अपने मौक़िफ़ को आवाम के पास लेके जाना पड़ता है पजीराई के लिए। तो ये जो दो तरीक़ाकार हैं, इसके ऊपर जो है वो वक्त के साथ जो है वो थोड़ा बहुत शिफ्ट आता रहता है। तो उसको जो है वो लोगों के नज़दीक जी दो बयानी है। ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह का माजी करीब में हम जैसी स्टेटमेंट्स देखते रहे ना, उससे जरा ये मौक़िफ़ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ऐसे लग रहा है। और शहबाज शरीफ साहब ने तो इंटरव्यू में शिकवे शिकायत का अंबार लगा दिया, मुसलसल गिले करते नजर आए। शहबाज शरीफ साहब की ये जो माजी भुलाने की नसीहत है राना साहब, ये किसके लिए? देखें जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने माजी के हवाले से उन्होंने पिछले, मेरा ख़्याल है कि 25-30 साल के जो है वो मुख्तलिफ अदवार की उन्होंने जो है वो बात की। उन्होंने मुशर्रफ दौर की बात की, उससे पहले ज़िया-उल हक के दौर का जिक्र किया, भुट्टो साहब का उन्होंने जिक्र किया। तो मेरे अंदाज में उनका मुखातब एक तरफ मुल्क के सियासतदान या सियासी जमातें थी और दूसरी तरफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट थी, अदारे थे। तो दोनों को उन्होंने ये कहा है कि हमें अपने माजी में नहीं फंसे रहना चाहिए, और हमें जो गलतियां हमसे हुई हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है, हर कोई तस्लीम करता है, दोनों तरफ तस्लीम किया जाता है कि गलतियां हुई हैं। तो उनका ये कहना था कि हम उन गलतियों को छोड़ें, ना कि उन गलतियों में हम उलझे रह जाएं। हम आगे बढ़ें और आज से इस बात का आगाज़ करें। आज से हम जो है वो रूल ऑफ लॉ का, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्री फेयर इलेक्शन का, आवाम के फैसलों को तस्लीम करने का कल्चर जो है वो आज से शुरू कर दें। तो अगर आज से भी हम शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि नॉट टू लेट। नॉट टू लेट वाली बात तो आपने की, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मुस्लिम नून के कायद और मरियम नवाज साहिबा जो है उनका बयानिया बड़ा मज़ाहमती सा है, और शहबाज शरीफ पार्टी बयानी के बिल्कुल जो कह ले बरक्स कौमी मसालियत चाहते हैं। नून लीग में जो गुड कॉप है, बैड कॉप है, इसका खेल आखिर कब तक चलेगा? नहीं, ये बात जो है ये दूर होनी चाहिए कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का या मरियम नवाज साहबा को कोई बयानिया है।
मरियम नवाज साहबा का कोई बयानिया नहीं है अच्छा। और मियाँ शहबाज शरीफ का भी कोई बयानिया नहीं, उनकी एक अपनी राय हो सकती है और वक्त के मुताबिक जो दरपेश इशू है उसके ऊपर उनकी राय एक भी हो सकती है, मुख्तलिफ भी हो सकती है। बयानिया जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का ही है और वो वही है जिसका मैंने जो है वो जिक्र कर दिया है। उनकी एक राय हो सकती है और वो अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन बाद में जब पार्टी आफ्टर डिस्कशन मेजॉरिटी से फैसला करती है तो उस फैसले को जो है वो सब फॉलो करते हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जैसे जैसे पार्टी के फैसलों को फॉलो किया है और पार्टी कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरे हैं, तो वो तो एक पिछले 25-30 साल की तारीख है। तो मियां साहब की ये राय है, तो राय का तो एहतराम जमहूरी पार्टीज के अंदर होता है और डेमोक्रेटिक कल्चर के अंदर होता है। शहबाज शरीफ एक बार फिर ओपन वर्ड्स के अंदर बबांगे दोहल ये कहते हैं कि मफाहमत होनी चाहिए और लीगी कायद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज का बयानिया हमारे सामने है। तो ये जो दोनों रहनुमा है, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा, ये कितने मुत्तफिक हैं शहबाज शरीफ से उनके बयानिए को लेकर? जी वो बिल्कुल इस बात से मुत्फिक हैं अच्छा कि मकसद ना मुज़ाहमत है ना मुफाहमत है। मकसद जो है वो अपना बयानिया या उस मंजिल को जो कि एक जमहूरी पाकिस्तान है जिसके लिए फ्री फेयर इलेक्शन और आवाम के फैसले की को तस्लीम किया जाना और आवाम के फैसले की तौकीर इज़्ज़त है, उस मंजिल का हसूल है। अगर वो गुफ्तगू से या फामुल तफहीम से हासिल होती है तो 100 बिस्मिल्लाह। सही। कोई मज़ाहमत करना या कोई झगड़ा करना कोई हमारा मकसद तो नहीं है। सही। और अगर वो इस तरह से हासिल नहीं होता तो फिर उसके लिए जदोजहद करना जो है वो भी हमारा फ़र्ज़ है। सही। तो इसलिए मियाँ साहब जो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, उस मुफाहमत से अगर मंजिल करीब होती है तो यकीनन वो एक अच्छा अमल होगा और उसमें कोई बुराई नहीं होगी। हो गया। शहबाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं जी ताली दोनों हाथों से नहीं बजती, किसी एक इदारे या फर्द को हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। और बड़ा हमने देखा कि माजी में जो नून लीग का बयानिया है या जिनकी लीडरशिप है इदारों पर बड़ी तनकीद करती रही है और अब शहबाज शरीफ साहब उनके हक में बात कर रहे हैं। तो क्या हम ये समझें कि नून लीग के बयानी में जो तब्दीली है वो देखने में आई है? जी नहीं, कोई तब्दीली नहीं। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो वो सच्चाई है जिसको पूरी दुनिया तस्लीम करती है। अगर कोई ये कहे कि जी अदारों की तरफ से जो है वो ज़्यादतियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, तो सियासतदानों ने कोई गलतियाँ नहीं की, तो ये कैसे हो सकता है? सियासतदान तो आज भी जो है वो जिस तरह का जो है वो घटिया खेल खेल रहे हैं, जिस तरह से इंतकाम की आग में इस मुल्क को जला रहे हैं, तो ये उनके इस गंद और इस घटिया किरदार का कोई कसूरवार को और हो सकता है? यही लोग हो सकते हैं जो दिन रात आपके सामने आप मीडिया पे देखते हैं कि किस तरह से वो गाली गलौज करते हैं, किस तरह से जो है वो घटिया से घटिया गुफ्तगू करते हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि सियासतदान इसमें कसूरवार नहीं है? बिल्कुल कसूरवार हैं और ये बात 100% दुरुस्त है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। जो भी आज इस मुल्क का हशर है, उस हशर में अगर कोई ये कहे कि सियासी जमातें या सियासतदान ही अकेले से शामिल हैं तो वो भी गलत है। और अगर कोई ये कहे कि नहीं बाकी लोग शामिल हैं और सियासतदानों ने तो कुछ भी नहीं किया, तो ये एक फेस करना मानना तो अच्छी बात है गलती को ठीक करने के लिए, लेकिन दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब सिर्फ महज बात तो नहीं कर रहे हैं साहब, चैलेंज कर रहे हैं उस बयानिए को। नून लीग का बयानिया है कि 2018 के इंतखाबात धांधली शुदा इंतखाबात हैं और वजीर आजम भी लेजिटिमेट उनकी हैसियत नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में ये कहा कि जी नून लीग में मुशावरत का फुकदान था जिसकी वजह से 2018 के इलेक्शन हारे। अगर मुशावरत बेहतर होती तो नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम होते। तो इसका मतलब ये कि वो बराह रास्त इस बयानी के अगेंस्ट जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। नहीं, वो उन्होंने फुकदान की बात की नहीं की और ना फुकदान है। उस वक्त भी हर फैसले से पहले हर इशू को दरपेश होने पर मुशावरत होती रही है और मुतफ़िक़ा तौर पे फैसले होते रहे हैं। अब भी वही अमल जो है वो जारी है। लेकिन हाँ, एक इशू को पूरी तरह से डिस्कस करने के, पूरी तरह से मुशावरत के बाद भी एक ऐसा फैसला हो सकता है जो बाद में, जो उस वक्त तो बड़ा दुरुस्त मालूम हो रहा हो, लेकिन बाद में उस फैसले के कुछ कमज़ोर पहलू जो है वो सामने आए। उनका वो जिक्र कर रहे थे कि अगर शायद उस वक्त जो हमने हिकमत अमली मुरतब की या जो हमने फैसले किए उनमें से बाज़ फैसलों में जो है वो कोई झूल रह गया या बाज़ फैसले जो है वो इतने ज़्यादा दूर अंदेश नहीं थे, तो जिसकी वजह से जो है वो बाद में
जो है वो नुकसान पहुंचा। 2018 के इंतखाबात में जो केले हार की जिम्मेदारी पार्टी की हिकमत अमली पे डाली है, जैसे आपने खुद भी कहा कि कुछ फैक्टर्स को उन्होंने पॉइंट आउट किया है, तो अगर वो अपनी गलतियों या अपनी हिकमत अमली की वजह से हारी है नून लीग, तो फिर इदारों पर तनकीद का क्या जवाब है? नहीं, इसमें जो है वो 2018 के इलेक्शन में जो हमने हिकमत अमली अपनाई, उस हिकमत अमली की वजह से नहीं हारे, बल्कि उस वक्त जो इलेक्शन रिग हुए और जिस तरह से इलेक्शन मैनेज किए गए मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए, जिस तरह से इन कठपुतलियों को और ये इस नाहल टोले को जो है वो इकट्ठा किया गया, इसको मुंतखब करवाया गया, उस हिकमत अमली के तहत जो इनको जो है वो रोकना था या इनको एक्सपोज करना था या इनके ख़िलाफ़ जो पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार करना था, यकीनन उस मौक़िफ़ के मुअस्सर होने में जो है वो उतनी ज़्यादा ताकत नहीं रही, वरना ये कठपुतली टोला जो है ये सिलेक्ट हो ही ना पाता। तो उसकी उन्होंने निशानदेही की है, और वो निशानदेही इसलिए भी ज़रूरी है कि आइंदा हमें जो है वो अपनी इन कमज़ोरियों और कोताहियों के ऊपर। वज़ीर शेख रशीद साहब के साथ अक्सर आपका नोक झोंक भी आपकी रहती है बयानात के सिलसिले में। उन्होंने शहबाज शरीफ को पेशकश की है कि अगर वो माजी बुलाकर आएँ, गवर्नमेंट के दरवाजे उनके लिए मुज़ाकरात के लिए खुले हैं और इसका आगाज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करते हैं, एक अच्छी ऑफ़र लगती है। तो क्या शहबाज शरीफ भी माजी को बुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कौमी मसालियत के लिए गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहते हैं? राना साहब, ये पिंडी का शीका शैतान जो है ये तो खुद ही अपने आप को जो है वो कभी सियासतदान समझ लेता है और कभी जो है वो अपने आप को बड़ा लीडर समझता है। इसकी अपनी औकात है क्या? ये कभी आज तक जो है वो अपनी ताकत पे तो कभी आज तक जीता नहीं है। कभी मियां नवाज शरीफ के नाम पे जीता है और कभी पीटीआई के वोटों से जीता है। तो मियां नवाज शरीफ का मुखातब जो है वो ना ये थे, ना ये कठपुतली सिलेक्टेड हुकूमत थी। उनका मुखातब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट थी, और उन्होंने वो बात वहाँ पे की है और उसके मुताबिक जो है वो उस बात को आगे बढ़ाएंगे। इनकी इसमें तो इस झगड़े में जो है वो इन जैसे बादशाहों का कोई काम नहीं। लेकिन राना साहब, इस सूरत एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अलग सुबह हमें ज्वाइन किया और हमारे सभी सवालात का जवाब दिया, लेकिन आपका वोटर भी, आपका वर्कर भी और बीइंग जर्नलिस्ट भी हम इस बयानिए से बहुत शदीद कन्फ्यूजन का बहरहाल शिकार हैं। अगरचे कि नून लीग मुसलसल ये कह रही है कि देयर इज़ नो डिफरेंस, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। जब एक जानिब से कल यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं भूल गया, नवाज शरीफ साहब ने 3 ट्वीट्स इकट्ठी की कल, और उन 3 ट्वीट्स के अंदर उन्होंने एक बार फिर अपने मज़ामती बयानिए को दोहराते हुए कहा कि मकसद किसी मंजिल का उसूल नहीं है, बल्कि तारीख के अंदर तारीख के सही समत में खड़ा होना मकसद है। और एक बार फिर उन्होंने इंडोर्स किया उस बयानिए को जिसको शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो डिफरेंस कैसे नहीं है? खैर, नून लीग की राय आप तक पहुंची। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना वबा की। तो भारतीय वायरस मुल्क भर में तबाही मचाने लगा है, जिसके बाद कोरोना की चौथी लहर तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। डेल्टा वायरस के बढ़ते हमलों के बायस एनसीओसी के अहम फैसले भी सामने आए हैं। मुल्क के कई बड़े शहरों की हम बात करें, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, पेशावर, गिलगित, स्कर्दू और मीरपुर समेत कई इलाकों में आज से यानी 3 अगस्त से 31 अगस्त तक पाबंदियां दोबारा सख्त कर दी गई हैं। इन शहरों में मार्केट्स के औकात फिर रात 8 बजे तक महदूद हो जाएंगे और हफ्ते में 2 छुट्टियां दोबारा से बहाल कर दी गई हैं। जबकि बात करें इंडोर डाइनिंग की, तो उस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। ट्रांसपोर्ट में भी बात करें तो 50% जो मुसाफिर हैं उनको इजाजत होगी, जबकि ऑफिसेज में भी 50% अमला जो है वो काम करेगा। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं बड़े शहरों में पाबंदियां लगाई गई हैं, तो दूसरी तरफ हम बात करें इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में तो तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। बच्चों को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। कोरोना से न सिर्फ बच्चे मुतासिर हो सकते हैं, बल्कि अपने वालिद और फैमिली के लिए करियर भी बन सकते हैं। बिल्कुल, और वहां से लेकर भी आ सकते हैं। दोनों अतराफ से खतरा मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुकम्मल वैक्सीनेशन तक तालीमी इदारे बंद करने की भी तजवीज़ दी थी, लेकिन वजारत तालीम की तरफ से वज़ीर आज़म की तजवीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया। कल हमने इस पर बात भी की थी। उधर कराची समेत सिंध भर में चौथे रोज भी कारोबारी और तजारती मराकज़ बंद हैं। गली मोहल्लों की छोटी बड़ी दुकानों की भी शटर्स को डाउन रखा गया है, करवा दिया गया। इनफैक्ट
इफेक्ट, और बेशतर सरकारी दफातर पर भी हमें ताले ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मामूल से कम है। वैक्सीनेशन भी जारी है इस वक्त। ओवरऑल माहिरीन इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए कोरोना टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अलग सुबह आपने हमें वक्त दिया और एक बार फिर आप हमारे साथ हैं, क्योंकि सिचुएशन आए दिन अब दोबारा से खराब हो रही है। ऐसे लगता है ऐसे ही उसी जानिब जा रही है जैसे थर्ड वेव के अंदर या पहली 2 वेव्स के अंदर थी। एक तो हम इस वक्त कहां स्टैंड करें ओवरऑल, और गवर्नमेंट इस सारी सिचुएशन को कैसे ले रही है? क्या हमारी जो हैंडलिंग है सिचुएशन की वो ठीक है, या फिर हमें मजीद एग्रेसिव होना पड़ेगा डॉक्टर साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हमारी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, और असद उमर साहब की निगरानी में जो NCOC जो काम कर रहा है उसने बहुत ही रिमार्केबल काम किया है कि पिछले 1.5-2 साल से जिस तरह पाकिस्तान को बचाया गया है, उसके मुकाबले में जो दुनिया के दूसरे ममालिक, जो बड़े बड़े ममालिक हैं, देखें उनकी क्या हालत हुई है और हमारा सेहत का निज़ाम कितना कमज़ोर है। उसके बावजूद बहुत ही अच्छे तरीके से डील किया गया है, और ये जो नया चैलेंज है इसको भी बहुत अच्छे तरीके से डील किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे पिछले 1-1.5 महीने में आप देखिए कि जो वैक्सीनेशन की जो रफ्तार तेज़ कर दी गई है, और ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह अगले 5-6 महीने में हम जो हमारी टारगेट थी कि हम अपने बेशतर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर लेंगे, वो अचीव हो जाएगी। ये जो जो इस वक्त जो डेल्टा वायरस फैल रहा है, जो भारत से शुरू हुआ है, इसमें 4 ख़तरनाक बातें हैं जिसको हमें ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1 ये कि जो पेशेंट्स इस पे मुब्तला हो जाते हैं उनके अंदर जो वायरल लोड होता है वो 1000 से 1200 गुना ज़्यादा होता है उस पुराने वेरिएंट के मुकाबले में जो चाइना से आया था। वायरल लोड से मुराद है मेरी कि जो आदमी एक खांसता है और जो उसके मुंह से जो वायरसेस बाहर निकलते हैं वो 1000-1200 गुना ज़्यादा हैं उस पुराने वायरस के मुकाबले में। तो बहुत ही ज़्यादा ये इन्फेक्शस इस वजह से ज़्यादा है, यानी कि एक आदमी पुराने वायरस से खांस रहा है उसके बराबर है कि ये 1200 आदमी आपके चारों तरफ खांस रहे हैं इस नए वायरस के वेरिएंट का खांसना है। तो बड़ा दूसरी बात यह है कि यह बहुत आसानी से दाखिल होता है इंसानी खलियों के अंदर, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन्स जो कांटे कांटे से होते हैं उसमें कुछ तब्दीलियां आ गई हैं उसकी वजह से। तीसरे जो है ये बहुत आसानी से धोखा देता है आपके दिफाई निज़ाम को। तो आपका जो नॉर्मल दिफाई निज़ाम है वो जो पहचानता है फॉरेन बॉडीज़ को, वो इसको पहचान नहीं पाता, और इसकी वजह से ये बहुत आसानी से ये धोखा दे के दाखिल हो जाता है। और चौथा जो है जो रीज़न है वो ये है कि इसके ये जो अटैक करता है बहुत तेज़ी से अटैक कर रहा है, बहुत जल्दी छा जा रहा है जिस्म के अंदर। तो इन 4 वजूहात की वजह से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की स्ट्रैटेजी के हवाले से कि हम बड़े बेहतर अंदाज में रोल कर रहे हैं, लेकिन सिंध में अगर हम बात करें तो कोविड बहुत तेज़ी से फैला और डेल्टा वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैला। सिंध गवर्नमेंट ने प्रॉपर लॉकडाउन लगा दिया, जबकि वफाक ने खुद वज़ीर आज़म साहब ने भी इसकी मुखालफत की कि हमें प्रॉपर लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि सिंध गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है ये काफ़ी हद तक सही है और जो प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ जाने का फैसला उनका दुरुस्त है? मेरे ख्याल से दोनों के अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं। जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी वो ये है कि लोगों को जो गरीब तरीन तबका है उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनके लिए मुश्किलात ना पैदा हो, जो फेडरल गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। जो सिंध गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त खतरनाक तरीके से फैल रहा है और इसको जितना जल्दी रोकें तो उसको रोकना चाहिए। तो दोनों नुक्ताए निगाह जो है अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, दोनों को आपस में मशवरे के साथ काम करना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जानिब तो आप ये कह रहे हैं कि हम बहुत बेहतर तरीके से, या हुकूमत बेहतर तरीके से हैंडल कर रही है। मैं थोड़ा सा इत्तफाक नहीं करूंगा इस बात से, माजरत के साथ, कि एक जानिब हम 2 से 4 लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे, दुकानें और स्कूल्स बंद करने के लिए के दर पे हैं, और दूसरी जानिब वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर हजारों नहीं लाखों लोग न सिर्फ इकट्ठे हैं, एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और शदीद वायलेशन हो रही है हुकूमत के अपने झंडे के नीचे, हुकूमत के अपने जेरे साया वैक्सीनेशन सेंटर। चाहे आप एक्सपो सेंटर लाहौर उठा के देख लें, एक्सपो सेंटर कराची उठा के देख लें, लाखों लोग एक जगह पे जमा है और वो एपी सेंटर बन चुका है कोरोना के फैलाव का। ये विजुअल्स हम दिखा भी रहे हैं। तो ये कैसी पॉलिसी है जिसे हम कामयाब पॉलिसी कहेंगे डॉक्टर साहब? जी, कामयाब इसलिए है और निहायत ही कामयाब है, कामयाब नहीं है क्योंकि नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान के रोज़ाना की बुनियाद पे ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7 हज़ार केसेस तक हम पहुँचे और फिर वापस 2,500-3 हज़ार 4 हज़ार केसेस पे मौजूद हैं, जो वर्स्ट सिनारियो रहा है। जबकि हिंदुस्तान को देख लीजिए कि 4 लाख केसेस, अमेरिका को देख लीजिए लाखों केसेस रोज़ाना, बरतानिया को देख लीजिए लाखों केसेस रोज़ाना,
इंडोनेशिया कम्प्लीटली सील हो गया है, बांग्लादेश कम्प्लीटली सील हो गया है, तो कोई मुकाबला नहीं है। आप कम से कम 100 गुना बेहतर हैं बाकी ममालिक के मुकाबले में अगर आप स्टेटिस्टिक्स हो। ये मसाइल जरूर हैं जो आपने कहा और इनको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन जो नेट रिजल्ट है, रिजल्ट में कितने लोग आपके रोजाना बीमार हो रहे हैं, उसको अगर आप देखें तो कहीं ज्यादा बेहतर है, कोई मुकाबला ही नहीं है। ये निहायत ही कामयाब नहीं, लेकिन ये जो हमारा कोविड कर्व है डॉक्टर साहब, ये तो ऊपर ही जा रहा है ना। आपको मालूम है कि कल 5000 से ज्यादा केसेस बढ़ गए काफी अरसे के बाद, तो इसका मतलब है कि उस कर्व को हम नीचे तो नहीं ला पा रहे। तो जब तक ये ऊपर जा रहा है, नोबडी इज सेफ अंटिल एवरीबडी इज सेफ कोविड को लेकर, तो हम इसको फिर लाइट तो नहीं ले सकते कि इंडिया की जैसी सिचुएशन नहीं है तो हो भी नहीं सकती, हो भी सकती है डॉक्टर साहब। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हमें सीरियसली लेना चाहिए। अभी भी बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, लेकिन पिछले 2 रोज से आपने देखा कि जो स्टेप्स लिए हैं, थिंग्स हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग। आज तकरीबन 3500 केसेस हुए हैं, 2 रोज पहले 5000 थे, कल जो थे 4500 थे, आज तकरीबन 4000 से कम है, 3500 केसेस हैं। तो ऐसा लग रहा है कि प्लेटो पहुंच गया है, लेकिन सही नहीं कह सकते। इसके लिए आपको 1 हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा कि वाकई प्लेटो, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल खतरा मौजूद है, यह अभी भी तेजी से बढ़ सकता है और हमें जितनी एहतियात करें वो कम है। डॉक्टर साहब, साथ साथ वैक्सीनेशन के हवाले से हम जरूर अपडेट्स लेना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन की क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट के आगे क्या गोल्स हैं कि वो किस तरह से वैक्सीन को ऑब्वियसली जिस तरह से लग रही है और ये वेरिएंट जो है जिस तेजी से फैल रहा है उसकी रफ्तार से हमें वैक्सीनेशन जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, तो क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? 1 महीने के हमने देखा कि बहुत तेजी से ये अब बढ़ना शुरू हुआ है। जो वैक्सीनेशन है वो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन के ऊपर है, सिर्फ आपके हाथ में नहीं है मामला कि वैक्सीन कितनी जल्दी आपको मिलती हैं। तो अब जब वैक्सीन मिलनी शुरू हुई है तो आपने देखा कि एक हफ्ते के अंदर 8 लाख अफराद को अब लग रहा है। तो अगर ये जो है इस रफ्तार से अगर चलते रहे तो 5-6 महीने में आप जो है कोई 70% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकेंगे, यानी कि दिसंबर तक मेरा अंदाज़ा है कि आपकी जो टारगेट है मीट हो जाएगी और फिर आपकी काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन पैदा हो जाएगी। ठीक है। और फिर बाजार और सारे इंडस्ट्रीज वगैरह इंशाल्लाह तो खुल जाएंगे फिर। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है नज़दीक कामयाब है और जिस तरह से कोविड केसेस हमने कंट्रोल किए हैं और जिस बेहतर अंदाज में गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजी प्लान की थी इस 4th वेव के हवाले से वो काफ़ी हद तक कामयाब भी साबित हुई और वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी स्मूथ चल रहा है और ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। लेकिन उसके साथ साथ आप आवाम से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं और एहतियात करें, कोविड के SOPs को फॉलो करें। उसके साथ साथ जो स्कूल्स का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वज़ीर आज़म कहते हैं जब तक मुकम्मल वैक्सीनेशन हो स्कूल्स नहीं खुलने चाहिए, जबकि वजारत तालीम चाहे वो सूबाई हो या वफाकी वो स्कूल्स खोल रही है। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त ख्याल है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। आपको नाज़रीन समझ आए तो हमें ज़रूर बताइएगा ऑन सोशल मीडिया। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे महंगाई की। तो गरीब तबके के बाद मिडिल क्लास के लिए भी महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अशाए ज़रूरिया की कीमतें इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं और महंगाई से गरीब का तो कोई पुरसाने हाल भी नहीं। तमाम मिडिल क्लास भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ने से शदीद परेशानी का शिकार है। पेट्रोल एक माह में तकरीबन 8 रुपये फी लीटर महंगा हो चुका है, जबकि चीनी, घी और आटे की कीमतों में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया है। LPG की कीमतों की बात करें तो रोजाना की बुनियाद पर LPG की कीमतें भी बढ़ी हैं। डॉलर की कीमतें जो कीमत है वो भी बुलंदियों को छू रही है। अदारा शुमारियात के मुताबिक सब्जियां और फल भी मजीद महंगे हो गए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात यह है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू है उसकी रिपोर्ट यह है कि जिसने पाकिस्तान को रहन सहन के एतबार से दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दिया है। I think they should come here and stay for a while in Pakistan. I guess so. I think वज़ीर आज़म ने भी इस रिपोर्ट का हवाला दिया और बताया कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अभी भी पेट्रोल दरामद करने वाले मुल्कों में सबसे कम है। दिसंबर से महंगाई मुकाओ प्रोग्राम शुरू करेंगे। शुक्र है गरीब मुकाओ नहीं कहा वज़ीर आज़म ने, तो खबर उल्टी बन जाती। खैर 40% निचले तबके के लिए बराह रास्त सब्सिडी वज़ीर आज़म ने कहा और मजीद भी उन्होंने बहुत सारी बातें की और रात को नींद नहीं आती। वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे महंगाई को लेकर। तो क्या इतने दिन से वज़ीर आज़म नहीं सो रहे? महंगाई तो 3 साल से है। बात करते हैं हमारे साथ इस वक्त माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। खुर्रम साहब वेलकम टू द शो। आई होप आप ठीक ठाक हैं। और जब भी आपसे बात करते हैं मौजू यही होता है, सिर्फ ये होता है कि किसी न किसी एक प्रोडक्ट के अंदर उसकी कीमत में मजीद इजाफा हो चुका होता है या हम किसी नई मुश्किल का शिकार होते हैं अनफॉर्चुनेटली। एक तो मैं ये जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के हवाले से इस पे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, इसको आप बीइंग एन एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं? किस हद तक दुरुस्त है ये? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू द बोथ ऑफ यू। देखिए बात ये है कि ये 3 बड़े इश्यूज हैं जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि एक तो जो है एनर्जी की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो नेचुरली वो पास ऑन हो रही हैं।
और इस वक्त करीबन जो है ऑल टाइम हाई पे जो है पेट्रोल की प्राइसेस हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हिसाब से। और उसके साथ साथ फूड की प्राइसेस दुनिया भर में पेंडेमिक की वजह से काफी बढ़ी हैं और लास्ट 2-3 मंथ्स में अगर पिछले साल का मवाजना किया जाए तो 40% तक का इजाफा हुआ है बेसिक फूड में, खाने पीने की अशिया में। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में पैसा जो है वो सस्ता हुआ और पीछे से सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो गई। तो पैसा सस्ता होता है तो डिमांड बढ़ जाती है चीजों की, जब डिमांड बढ़ती है और बेसिक्स की डिमांड बढ़ गई, जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई डिस्ट्रप्शन होती है तो नेचुरली प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एक ये ग्लोबल रीजन भी है। फिर ऑयल प्राइसेस आपको पता है लास्ट ईयर $16 तक आ गया था ब्रेंट, और अब जो है ब्रेंट $70 से भी ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। एक साल में कितना मैसिव इंक्रीज आया है ऑयल में। और उस वक्त हम बात करते थे कि जी आप ऑयल खरीद लें आज 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए तो आपको फायदा होगा, और वही हुआ है। और उसके साथ साथ फिर तीसरा जो बड़ा रीजन है अभी रिसेंटली ये हुआ है कि पिछले 2 महीनों में रुपये की कदर में जो है काफी कमी आई है दोबारा से, और रुपये जो है तकरीबन 151-52 पे चला गया था और अब 164 पे आ गया है। और तब यही है कि 2-3 रुपए और जो है वो इसमें इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि इम्पोर्ट बहुत ज्यादा हो रही है, मशीनरी की इम्पोर्ट हो रही है, बट इम्पोर्ट हो रही है और ऑयल भी ऊपर है। तो एक रीजन एनर्जी, दूसरा फूड, और तीसरा जो है रुपये की जो है वो कदर में, करेंसी की कदर में कमी। अच्छा, तीनों मिला के मुझे ऐसा लगता है, आप ऑब्वियसली मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं इस मामले को, मुझे ऐसा लगता है कि यही मसला है जो पिछले 3 दहाइयों से पाकिस्तान को है, 2 दहाइयों से तो है ही कम से कम, कि इसी तरीके से डॉलर प्राइसेस इंटरनेशनली फ्लक्चुएट करती हैं, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर हमारे मसाइल होते हैं, हम डॉलर्स बनाते नहीं है क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है, इंपोर्ट लेड इकोनॉमी हमने बना दी है, फिर इंडस्ट्रीज को हमने इनकरेज नहीं किया, आपको मालूम है, सर्विसेज सेक्टर को ज्यादा इनकरेज करते रहे। तो मसाइल तो वही हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा परेशान कुन बात है वो ये कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें नजर नहीं आती है, मां सिवाय इसके कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को एक एमनेस्टी दी गई है, एक सब्सिडाइज किया गया है, फैसिलिटेट किया गया है, उस पर भी अब जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो मजीद वक्त मांग रहा है, और वो कह रहे हैं कि जी हम इसको 2000 बिलियन तक अगर आपको इसका रिटर्न चाहिए तो हमें 6 माह और चाहिए इसके लिए। तो ऐसा लगता है कि कोई कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी नहीं है जिसके रिजल्ट्स आए एज यू नो इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर हम अगर बात करें। आप इससे कितना मुत्तफिक हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने जो है वो पॉइंट जो है हिट किया है जो एक्चुअली हमारी जो है सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, और पिछले कोई 30 साल से हम जो है इस वक्त डाउनटाउन का शिकार हैं, और हमने सस्टेनेबिलिटी नहीं देखी। इसको कहते हैं रिफॉर्म्स। जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, चाहे वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हों, गवर्नेंस रिफॉर्म्स हों, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, पब्लिक फाइनेंसेस के जो रिफॉर्म्स हैं कि कैसे टैक्स को मैनेज किया जा रहा है, कैसे उसके खर्चों को मैनेज किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। जब तक हम ये ठीक नहीं करेंगे, हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमी में वो 5%, 6%, 7% सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं होगी। 1-2 साल तो हम दिखा सकते हैं, मेकशिफ्ट करके 1-2 साल दिखा सकते हैं, लेकिन आप ये देखें कि जहां हम 2% से ज्यादा बढ़ना शुरू हुए हैं, यानी कि 2% ग्रोथ से ज्यादा बढ़ना शुरू हुए हैं पिछले 1-1.5 साल में, आपका वहीं पर ही इम्पोर्ट बढ़ना शुरू हो गई है, और वही आपका दोबारा जो है इशू होगा कि आपकी इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, आपकी एक्सपोर्ट वहीं की वहीं रहेंगी या थोड़ी बहुत बढ़ेंगी, आपका करंट अकाउंट बहुत बढ़ जाएगा, इवेंचुअली आपको डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, और डॉलर और रुपये का फिर वही झगड़ा शुरू हो जाएगा, और रुपये हारेगा, मतलब जिस तरह से हारता है। तो पॉइंट ये है कि ये जो आपने शुरू में जो रैंकिंग की बात की थी ना कि पाकिस्तान चीपेस्ट कंट्री है, ये फैक्ट्स ऑन ग्राउंड ऐसे नहीं है। और वैसे भी ये 1-2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको रेफर किया जा रहा है, ये प्लेटफॉर्म्स इन कामों के लिए नहीं है। मैंने तो खुद सर्च भी किया था तो उसमें मुझे मिला नहीं इस तरह का कुछ कि जी रैंक ऐसी आई, और कंट्री वाइड रैंकिंग नहीं आती कि ये कंट्री सस्ता, ये सिटी वाइज आती है, क्योंकि हर सिटी में जो है वो परचेजिंग पावर डिफरेंट होती है, और हर सिटी में खर्चे और एक्सेस टू बेसिक्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन मेरा तो खुरम भाई वजीर आजम के एतमाद पे उनकी तारीफ करने को दिल कर रहा था कि एक जानिब इतने बुरे हालात गरीब आदमी के, दूसरी जानिब माना कि कोविड सिचुएशन है, गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन, जिस चैलेंज से उन्होंने कहा, जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा, वो क्रिकेट वाला कॉन्फिडेंस नजर आया हमें कि रन तोड़े हैं फिर भी चलें, बॉलिंग करते हैं, क्या पता। मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पूरे रीजन में ना इस वक्त पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है वो रीजन के एवरेज से डबल है, यानी कि अगर इंडिया में अगर 3-4 से 5% इन्फ्लेशन है और बांग्लादेश में तकरीबन इतनी है, चाइना में इससे भी कम है, हमारे 8-9% है, तो हम डबल है ना इन्फ्लेशन के, तो हम सस्ते कैसे हैं? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही है। हाँ, तो मतलब आपके अकॉर्डिंगली जो ऑन ग्राउंड फैक्ट्स हैं वो उसके ऑपोजिट हैं, और इस तरह से नहीं है कि अगर हम उसको इस रिपोर्ट का हवाला भी दे रहे हैं उसके मामलात भी हैं। अच्छा, अभी हमने जिस तरह से कल सुनी भी, स्टेटमेंट दी, एक बार फिर उन्होंने एतराफ़ तो किया वज़ीर आज़म साहब ने कि महंगाई बढ़ रही है और सारा कुछ होगा, हम दिसंबर से महंगाई जो मुकाओ प्रोग्राम है वो शुरू करेंगे, 40% पॉपुलेशन को जो है सब्सिडी देंगे। आपको क्या लगता है जो निचले तबके को इनका
प्लान है सब्सिडी देने के हवाले से, किस हद तक ये इनकी कामयाब पॉलिसी होगी और इस पर किस तरह से वर्किंग की जाएगी? बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है कि आप सब्सिडीज दें, आप जो है वो कैश जो है वो आप गिव अवेज दें, ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं होता। आप देखें BISP प्रोग्राम है ना, बेनजीर इनकम सब्सिडी प्रोग्राम, पिछले कोई 10, 11, 12 सालों में आपके पास ट्रिलियंस ऑफ रुपीज आपने दिए हैं। ऐसे ही है ना, 1 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा, यानी कि 1 खरब से ज्यादा पैसा आपने दिया है इसमें, फिर भी आपकी पॉवर्टी में इजाफा हुआ है ना, फिर भी आप वो इंडस्ट्रीज नहीं लगी। यही आप छोटी इंडस्ट्रीज लगाएं, 200 अरब रुपए हर साल जो आप दे देते हैं, वो उनके लिए तो इन्फ्लेशन कम करें ना। इन्फ्लेशन तो सबके लिए प्रॉब्लम है। अगर आप सब्सिडी दे देंगे और इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, या गवर्नेंस ठीक नहीं करेंगे, लॉजिस्टिक्स अपने ठीक नहीं करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, अपनी जो है वो क्रॉप्स की जो मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं करेंगे, तो आप तो हमेशा इन्फ्लेशन में फंसे रहेंगे। तो ये शॉर्ट तो कभी काम नहीं करा। आपने बिल्कुल सही कहा था अभी शुरू में कि हम तो पिछले जो है कितने सालों से यही तो फॉर्मूला करते आ रहे हैं। तो विदाउट रिफॉर्म्स हार्ड रिफॉर्म्स आप नहीं कर सकते। और रिफॉर्म्स के लिए इनिशियली अगर कुछ कोशिशें की भी गई तो हमें मालूम है कि वो बराबर साबित नहीं हुई, और एक एक करके सभी जो रिफॉर्म्स करने वाले थे वो तब्दील होते गए, और अब फिर वही पुराने लोग हैं या उन्हीं के साथ काम चलाया जा रहा है। अच्छा खुर्रम साहब, आपने चूंकि इंपोर्ट्स की जानिब रेफर किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता और मेरी समझ में नहीं आता, आप अगर समझा दें हमें कि हम आज से तकरीबन 3 साल पहले 2018 में जब CPEC हमारा काफी हद तक टेक ऑफ कर गया था और बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट बिजली हमने बना ली थी, तो हमें लगता था कि अब शायद हमारी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी क्योंकि हम हैवी मशीनरी बहुत ज्यादा इंपोर्ट करें थे उस वक्त, आपको याद होगा, खास तौर पे इन 2 सेक्टर्स को लेकर। लेकिन उसके बावजूद अभी जब हम 3 साल बाद आए हैं तो फिर इंपोर्ट्स हमारी बहुत ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिवली नहीं बढ़ रही। एक्सपोर्ट्स को थोड़ा मार्जिन हम कोविड का भी दे दें तो इंपोर्ट्स इतनी ज्यादा क्यों है हमारी? क्या इस पर कोई पॉलिसी चेक की जरूरत है? क्या अब भी हमने अपने खर्चे कम नहीं किए? इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, मैंने आपसे अभी शुरू में ये कहा कि जब तक हम हार्डकोर रिफॉर्म्स नहीं करते, रिफॉर्म्स पब्लिक फाइनेंसेस में हमें करने हैं, यानी कि हमारे खर्चे कहाँ हो रहे हैं, हम लीस्ट प्रोडक्टिव कहाँ है और मोस्ट प्रोडक्टिव कहाँ है। जब तक आप टारगेटेड अप्रोच नहीं रखेंगे कि मुझे 100 रुपए टैक्स मिलता है, वो 100 रुपए टैक्स मैं आधे से ज्यादा जाया कर देता हूँ। जब मैंने एक नलका खोला हुआ है पानी का और नीचे बाल्टी में छेद है, तो पानी में ऊपर जितना मर्जी डालता रहूं, आपकी बाल्टी जो है वो नीचे बहती रहेगी, तो आपका बाल्टी कभी नहीं भरेगी। तो इसलिए हमारा प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट हमारा टैक्स का इतना ज्यादा है कि हम जो है जितना टैक्स इकट्ठा कर ले, हम टैक्स पे तो ध्यान दे रहे होते हैं कि जी टैक्स नहीं देता, कोई टैक्स नहीं देता, हालांकि आवाम तो इनडायरेक्ट टैक्स देती है, सेल्स टैक्स तो हम सब भरते हैं और इनकम टैक्स भी हम भरते हैं जहाँ जिससे लिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये उस टैक्स का आप इस्तेमाल किस तरह करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या वापस मिलता है हमें हेल्थ की फॉर्म में, एजुकेशन की फॉर्म में, सिक्योरिटी की फॉर्म में, या और इस तरह की चीजें बिजली की कम कीमतों की फॉर्म में? नहीं मिलता ना। तो इसलिए इंसान यहाँ पे जो है टैक्स नहीं देता, रिलक्टेंट होता है। तो ये बड़ा हमें जो है सबसे बड़ा रिफॉर्म करना है, वो है पब्लिक फाइनेंसेस, अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना, सस्टेनेबल बेसिस पे कम करना और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना, नंबर 1। दूसरा है डेट, हमारे जो कर्जाजात हैं हम उनको लेके कहाँ लगाते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। तीसरा है एनर्जी में पूरी चेन की जो है अपग्रेडेशन, प्लस एनर्जी रिसोर्स जो फ्यूल्स होते हैं वो हमने ग्रीन हाउस गैसेस को जो है अब मतलब दुनिया भर में आपको ऑल्टरनेट्स पे जा रहे हैं लोग। हम आज भी कोल पे और ऑयल पे इन सब चीजों की बात करते हैं, LNG अब हमने शुरू की है। तो पॉइंट ये है, जब तक हम हार्डकोर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आपकी वही 2-3% से ज्यादा ग्रोथ होगी, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम है कि आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आपकी इंपोर्ट्स हर मरतबा बढ़ेंगी और आपको हर मरतबा IMF को एक तरफ और यही इसी सर्कल के अंदर हम घूमते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खुर्रम भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ली इन द मॉर्निंग आपने ज्वाइन किया और अपनी माहिराना राय हम तक पहुंचाई। खुर्रम शहजाद साहब हम तक ये फैक्ट्स पहुंचा रहे थे और वही सर्कल है, उस सर्कल के अंदर हम घूमे जा रहे हैं। और जब तक रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, और अब कब रिफॉर्म्स करेंगे, इट्स अगस्त 3 आज 3 तारीख गालिबन, और 3 साल हो गए हुकूमत को, अगले 2 साल में रिफॉर्म्स कैसे होंगे? दिसंबर में होंगे। दिसंबर में होंगे। घबराना नहीं आपने, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जिसमें आज आपको खाने को मिलेंगी लस्सी की गोलियां। अच्छा, देखते हैं आज का साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक और मैं हूं वकार अहमद।
लस्सी हमारे यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक मशरूब है जो कि आपको सिंध से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक हर जगह मिलता है। और लस्सी जो है वो यानी गिलगित बल्तिस्तान में मैं देखता हूँ तो वहाँ बहुत ही गाढ़ी उस शक्ल में होती है। पंजाब और सिंध और नीचे जाएँ तो वो बहुत लोग पतली लस्सी पीना पसंद करते हैं। शायद यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और उसको टेम्परेचर को माइल्ड रखने के लिए या बेहतर रखने के लिए उसमें पानी ज़्यादा मिलाया जाता था। सर्द इलाकों में जो है वो गाढ़ी लस्सी, लेकिन मतलब ये है कि एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का मशरूब है कि जो कि हमारे यहाँ मतलब सदियों से ये इस्तेमाल होता है और उसके सेहत के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ़वाइद भी हैं। लस्सी की हद तक तो ठीक है, लेकिन लस्सी की गोलियां मैंने कभी नहीं सुना था कि लस्सी की कोई गोलियां भी होती हैं और आप उस गोली को एक पानी में डाल के लस्सी दोबारा से बना सकते हैं या वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ये एक कमाल किस्म की जो चीज़ है, ये इल्मी नुक्ता जो है लस्सी की गोलियों वाला इल्मी नुक्ता, ये मुझे इब्ने फाजिल साहब से मिला, उनकी शख्सियत के थ्रू मिला, उनके इल्म के थ्रू मिला। तो इब्ने फाजिल साहब हमारे साथ हैं और इब्ने फाजिल साहब से हम पूछते हैं कि लस्सी की हद तक तो सर ठीक था, ये लस्सी की गोलियों वाला क्या चक्कर है? क्या ये हमारे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है या आपने कोई नई चीज़ बनाई है या ऑलरेडी कहीं मुख्तलिफ और ममालिक में ये लस्सी की गोलियाँ थीं और हमें शायद पता बाद में चला है? हाँ जी, सबसे पहले तो जो लस्सी है ना जी, उसकी अफादियत पे थोड़ी सी बात करते हैं। मेरे ख्याल में जो चाटी की लस्सी है जो हमारे गांव में राइज है, मतलब आप जैसे कहते थे कि सदियों से राइज है, इससे बेहतर कोई मशरूब नहीं। वाह। सबसे पहले आप देखें कि दूध वो अब बजाते खुद बहुत अच्छी चीज़ है, एक मुकम्मल ग़िज़ा उसको कहा जाता है। उसके बाद जब इसको हम दही में तब्दील करते हैं तो जो सारी की सारी दूध की ग़िज़ाइयत है वो लस्सी में आ जाती है। प्लस उसके अंदर हम जो जाग लगाते हैं वो बेसिकली बैक्टीरियाज होते हैं, जी ठीक है, जिनको लैक्टोबैसिलाई हम कहते हैं। और ये जब बैक्टीरिया जो हैं जब इसमें ग्रो करते हैं तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट हैं या शुगर है उसको वो जेल करके लैक्टिक एसिड की शक्ल में बना के दही बन जाता है। अच्छा, जो कार्बोहाइड्रेट यानी जो शुगर है, जो लैक्टोज है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जिससे कि मोटापा कम होगा जाहिर। ठीक है। उसके बाद जब हम इसको लस्सी बना के इसमें से मक्खन निकाल लेते हैं तो फैट्स भी उसमें से निकल गई। तो यानी कि जो उसमें बेस्ट पॉसिबल चीज़ें थी वो उसके अंदर रह गई हैं और बाकी दो चीज़ें जो हमारे लिए सेहत के लिए कुछ नुकसानदेह हो सकती थी वो उसमें से निकल गई। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह का अंदेशा कम हो गया। जी जी, वो और उसके बाद जो है ये जो हमें इसमें से लैक्टोबैसिलाई मिल गया, यानी एक जो चम्मच है उसके अंदर कोई 50 करोड़ के करीब बैक्टीरियाज होते हैं। अच्छा। और ये बैक्टीरियाज हमारी सेहत के लिए, हमारे गट फ्लोरा के लिए बहुत अच्छे हैं। इसको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं आमतौर पे, और इसके लिए प्रोबायोटिक्स ड्रिंक्स और प्रोबायोटिक जो फूड है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे वो बड़ी महंगी बेची जाती है। तो ये एक नेचुरल प्रोबायोटिक ड्रिंक है लस्सी, जिसका कि हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगली बात कि जी इसकी गोलियां बनाई जा सकती हैं, वो ये है कि देहात में जब हम देखते थे कि जी बहुत ज़्यादा दूध और लस्सी दही का इस्तेमाल था, तो जब चाटी की लस्सी मक्खन के हसूल के लिए या देसी घी के लिए वो बनाते थे तो वो लस्सी आम तौर पे इतनी ज़्यादा अबंडेंस होती थी कि वो इस्तेमाल नहीं हो पाती। बिल्कुल ऐसी। तो उस लस्सी को फिर कुछ लोगों ने इस्तेमाल करते हुए तो उसको खुश्क करना शुरू किया। मतलब उसको क्या करते हैं कि उसको एक मोटे से कपड़े के ऊपर डाल देते हैं जिससे उसमें सारा पानी ड्रेन हो जाता है। पानी ड्रेन होने के बाद वो एक हलवा सा बन जाता है उसको फिर धूप में फैला के तो उसके बाद फिर वो या उसका पाउडर बन जाए या उसकी वो गोलियों की शक्ल उसको बना लें। ये जब भी आप उसको दोबारा मशरूब की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं जब चाहें, क्योंकि ये स्टोर हो गया। अगर लस्सी को हम वैसे रखना चाहें पानी की मौजूदगी में तो उसकी लाइफ नहीं है। तो ये इसकी लाइफ आप बेशक इसको गोलियों की शक्ल में 1 साल के लिए स्टोर कर लें। जब मतलब कि सर्दियों में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा दूध होता है, बहुत ज़्यादा मक्खन होता है, गर्मियों में फरावानी कम है, गर्मियों में आपको मशरूब भी ज़्यादा चाहिए, आपको लस्सी नहीं मिल रही, तो आज जो सर्दियों में आपने स्टोर किया था वो गर्मियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं कि हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी है कि हम इसको अगर बनाते हैं घर में स्टोर करते हैं तो हम इसको बेच भी सकते हैं। इसको हम पाउडर की शक्ल दे सकते हैं, पाउडर के साशे बना सकते हैं। और ये चलन हमें अपनी सोसाइटी में आम करना चाहिए कि जो हम कोलाज वगैरह या जो हम केमिकल से भरे हुए मशरूब पीते हैं उनकी निस्बत हमें अपनी लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को भी लेके आना चाहिए, जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी और लामहला इससे इकोनॉमी बेहतर होगी। इसका मतलब ये है कि जो लस्सी है ये तो आप चाहे शहर में हैं, चाहे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप इवन बस में बैठे हुए हैं या ट्रेन में बैठे हुए हैं, वो गोली है अगर आपके पास तो लस्सी आपके साथ है। बिल्कुल, और
ये ऐसा ही है सर? बिल्कुल अच्छा अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या ये आपने अपनी किताब में ये जिक्र किया है कि ये बेसिकली अफगानिस्तान में या मुख्तलिफ जगहों पे ये बड़ी हिट रही है? जी, अभी भी अफगानिस्तान के लोग, बल्कि कुछ उनके कबाइल जो हैं, इसको वो सालन के तौर पे भी पकाते हैं इन कोलियों को। और वो मुझे कई लोगों ने बताया कि ये उनकी रवायत है ख़ानदानों में, और ये बड़ा मज़े का पकता है। मज़े का तो यकीनन होगा, लेकिन इसकी जो सेहत की अफादियत है वो, इसका मतलब ये है कि ये जो ख़वातीन जो हैं हमारे घरों में कड़ी जब बनाने लगती हैं, वो जो कड़ी होती है पकौड़ा कड़ी, उसके लिए जो लस्सी ढूंढती फिरती हैं, तो ये तो बड़ा आसान सा आपने काम उनके लिए भी बेहतरीन। लस्सी हमेशा से हमारे यहाँ एक बहुत ही पसंदीदा मशरूब रहा है, क्योंकि मेरा अपना देहाती पस मंज़र है, तो मुझे मालूम है कि जो मेरे दादा थे या उस वक्त के जितने भी लोग थे, लस्सी के बगैर तो वो ज़िंदगी का तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे। तो लस्सी इतनी ज़बरदस्त चीज़ थी जिसका किरदार उनकी आपको सेहत के हवाले से भी था, उनकी सेहत बहुत बेहतर रही। तो लस्सी जो है, अब आपको अगर लस्सी चाहिए तो देहातों से अगर आपका ताल्लुक है तब भी आपको मांगनी पड़ती है, इधर उधर जाना पड़ता है। इब्न फाज़ल साहब ने जो बात बताई है, इसमें वो लस्सी जो है वो आपके पास है 365 डेज़ आपके पास है, सेम जायका, बेहतरीन जायके के साथ, बेहतरीन अफादियत के साथ, और इन तमाम चीज़ों के साथ लस्सी जो है उसका साथ है। इसी वजह से वो कह रहे थे कि आप बाकी इस तरह के उल्टे सीधे जो मशरूबात हैं उससे बेहतर है कि आप एक ऐसा मशरूब यानी लस्सी की सूरत में इस्तेमाल करें जिसका ताल्लुक आपकी सेहत के साथ है। और यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इससे आपका म्यार ज़िंदगी बेहतर होता है। अपने म्यार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, बेहतर रखने के लिए देखते रहिए साइंस एंड टेक। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब आपको शानदार सा घर दिखाते हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा का, जिनसे मुलाकात करवा रही है हिना न्याजी, और जानते हैं उनसे कि उनकी जिंदगी कैसी गुजरी है। सो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा घर। नाजरीन, आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो बहुत अहम ओहदादारान के घर पे मौजूद हूँ, जिन्होंने बहुत कम वक्त में पाकिस्तानी सियासत में अपना एक मकाम बना लिया है। आज मैं मौजूद हूँ जमशेद इकबाल चीमा साहब के घर पे, और आज हम बात करेंगे उनसे और उनकी अहलिया से, और जानेंगे कि इन दोनों सियासी शख्सियात की मसरूफियात क्या हैं और इनका घर कैसा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं हिना? जमशेद साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बता सियासत में कैसे आए? सियासत में तो बचपन से ही हैं जी। मैं क्लास 2 से स्पीच अपनी खुद लिखता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो पहली स्पीच क्लास 2 में की थी, लिखी मैंने खुद, दूसरी क्लास 3 में, फिर ऑनवर्ड। तो सियासत में जो बाकायदा ज्वाइन किया मैंने मैट्रिक में, कह लें मैट्रिक में जो स्टूडेंट सियासत होती है उसको ज्वाइन कर लिया, यूनिवर्सिटी में जाके ठीक चला गया। मुसर्रत साहिबा, आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिल देने के बाद आप चीमा साहब को दिल दे बैठी। हम जानना चाहते हैं कि शादी के बंधन में आप दोनों कैसे बंधे, क्या स्टोरी है ये? नहीं, वो तो एक ऑफिशियल लंच था, तो आई वाज सपोज टू पे द बिल। अच्छा। बट इन्होंने वो बिल पे किया। वो तो मैंने मजाक में, मेरे सारे दोस्तों को चूंकि पता है, तो वो हैड अ डिटेल डिस्कशन, बड़ी इंटरेस्टिंग रही, तो काफ़ी लंबी डिस्कशन चली। तो खैर इन्होंने बिल पे किया, बट ठीक है, ही लेफ्ट, आई लेफ्ट। तो उसके बाद हमारी सेकेंड मीटिंग जब हुई तो ही प्रपोज मी। अच्छा, he was the first one to propose you. जी बिल्कुल, और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तरीका है, बिल्कुल। हाँ, तो चीमा साहब फ्लर्ट बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, अभी नहीं, अभी नहीं जी जी हाँ, ये बता सकते, लेकिन अब भी नहीं हूँ। मुसर्रत साहिबा, हम अभी भी जानना चाहेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो लोग इनको ना, मैं इतना हंसती हूँ कि लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं ना कि इनकी डिसीजन मेकिंग वाकई बहुत अच्छी है, कि ही इज अ क्विक डिसीजन मेकर। अच्छा चीमा साहब, मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप अपना बिल देने से पहले ही दे चुके थे? सब सच बता दें आज। वो जो कहते हैं ना, पहली नजर, लव एट फर्स्ट साइट, मतलब बड़ा अच्छी लगी। ऐसे लव वाली बात तो नहीं है, लेकिन अच्छी लगी ना। तो बेसिकली मैं पहले पहुंच गया ना रेस्टोरेंट में, तो जब आई तो मुझे अच्छी लगी। अच्छा, मैं ये जानना तो मैं कहना ये चाह रही थी कि हमारी शादी की
वेडिंग एनिवर्सरी सारी हम उसी टेबल को जमशेद बुक कराते हैं। अच्छा। हाँ, हम उस टेबल पे ही बैठते हैं। अच्छा मुसरत साहिबा, हम ये जानना चाहेंगे कि जमशेद साहब सियासत में आने से पहले आपको कितना टाइम देते थे, क्योंकि कारोबार और सियासत इन दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। पॉलिटिक्स हम दोनों ने इकट्ठे ज्वाइन की। अच्छा जी बिल्कुल, यानी कि इन्होंने मेरे से 4 हफ्ते पहले सिर्फ 4 हफ्ते का ही जो है वो फर्क है। ऑलमोस्ट। तो जब इन्होंने पार्टी ज्वाइन की तो उसके थोड़े अरसा के बाद ही मैंने इनके ऑफिस वगैरह, पॉलिटिकल ऑफिस जो इनका हल्के का था, वहाँ जाना शुरू कर दिया, इनके हल्के को देखना शुरू कर दिया। अच्छा मुसरत साहिबा, मुझे ये बताइए कि आप दोनों में से शॉपोहॉलिक कौन है? किसको ज्यादा शॉपिंग का शौक है, आपको या जमशेद साहब को? या कभी ऐसा हुआ हो कि आप जमशेद साहब के साथ मॉल गई और उन्होंने कहा यार हाथ थोला रखो? कभी नहीं, मैं कभी नहीं, ऐसा शौक है ही नहीं मुझे, मैं कुछ चीज़ अपनी नहीं लेता। अच्छा, आप शॉपिंग ही नहीं करते? मैं सिर्फ किताब खरीदता हूँ। हाँ। मैं सिर्फ किताब खरीदता हूँ या कभी शर्ट खरीद लेता हूँ। बेगम साहिबा के बारे में क्या कहेंगे? बेगम वो काम ही है। अच्छा मुसरत साहिबा, आप यूजुअली क्या चीज खरीदती हैं? अगर कहीं ट्रैवल कर रही हो तो किस चीज का शौक है? मैं बताता हूँ। बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें, मैं कभी कुछ चीज़ खरीदता हूँ ना तो मैं एक चीज़ खरीदता हूँ। अच्छा, एक या मैक्सिमम 2। मुसरत को कोई चीज़ पसंद आए तो ये 6 या 7 या 8 खरीदती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आपने अगर आज एक डिज़ाइन है, आज एक ट्रेंड आया है, तो ट्रेंड पे 15 दिन बाद नया आना है, फिर अगले महीने नया आना है। बिल्कुल। तो मतलब यू मस्ट बाय 1 2 3, ऐसे ही है। नॉट 8 9 10। जितनी स्ट्रेस वाली हमारी लाइफ है, अगर ये मैं अपने थोड़े छोटे मोटे शौक भी खत्म कर दूं तो सच्ची बात है मैं तो टाइम से पहले ही फ्लाइट ऊपर की ले लूं बस। अभी इतनी मैं तो खैर वाली कोई बात नहीं है। नहीं चीमा शॉपिंग से रोक तो मर जाएंगी। इसकी मौत इसी बात पे बाकी नहीं है। जब मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन होती है ना तो ये इनका सबसे जो रोमांटिक या लाड वाली बात है क्या आती है, अल्लाह खैर करे मेरी बेगम को कि सोचो अभी तुमने शॉपिंग भी करनी है। अच्छा चीमा साहब, हम जानना चाहेंगे कि आप दोनों की इतनी मसरूफ जिंदगी है तो बच्चों के लिए टाइम कैसे निकलता है? बच्चे क्या नाराज होते हैं कभी? असल में आप कह लें कि बच्चे नाराज़ भी होते हैं, बच्चे मिस भी करते हैं और बच्चे इनसिक्योर भी हो जाते हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं। हाँ, अब छोटा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा चूँकि अटैच है, मेरे साथ बहुत अटैच है और मैं इस्लामाबाद होता हूँ आजकल। तो सच्ची बात है, बाज़ बात अपने आप पे तरस आता है, बाज़ बात उन पे तरस आता है। जब बर्थडे होती है, एनिवर्सरी होती है, तो कभी चीमा साहब ने फरमाइश की? क्योंकि खवातीन तो बड़ी एक्सप्रेसिव होती है कि मुझे ये चाहिए। चीमा साहब ने कभी कहा कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए? ऐसा नहीं है। वो होता यह है कि ये लेके आती है, कभी जमशेद जी आपने मुझे दिया है। हाँ, ये सही है। टू बिजी। तो मैं बजाय इसके कि मतलब मुझे पता चले कि मुझे गिफ्ट नहीं मिला, सड़ी शक्ल बना के अपना वो साल के बाद वो मौका आया और मैं मतलब मुंह बनाया हुआ और उदास है। हाँ, ही इज वेरी स्मार्ट। आई एम जमशेद थैंक यू वेरी मच। हाँ, और 1-2 दफा तो ये हुआ कि कुछ एक दो ज्वेलरी पीसेस की बड़ी बहुत अच्छी है, तो ये तो बड़ा अच्छा तुम्हें लग रहा है। मैंने कहा आपने मुझे गिफ्ट किया। It's from your side. सही हो गया, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके कीमती वक्त का। चलिए मुसरत साहिबा, आप हमें अपना घर दिखा दें। जी, ये वाला एरिया भी बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है, आपने ही किया होगा? जी बिल्कुल, शौक है मुझे, जैसा कि चीमा साहब से आपने शॉपिंग लिस्ट तो सुनी ली होगी। तो जहाँ भी जाऊँ कुछ ना कुछ मैं खरीदती रहती हूँ। तो मुसरत साहिबा, आप हमें अब कहाँ लेके जा रही हैं? फॉर्मल डाइनिंग एरिया देख लेते हैं। चलें। कि इसमें भी ज़रा मैंने कोशिश की हुई है कि मैं ज़रा माशाल्लाह वेरी रॉयल और बहुत ही खूबसूरत वाइट और गोल्ड का टच आपके घर में हर कहीं नजर आ रहा है। हाँ, मुझे पसंद भी है, इससे ज़रा उठान अच्छी रहती है। इफ़ यू नीड अ रॉयल लुक तो फिर उसमें गोल्ड का होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके अलावा जैसे पुरानी ट्रेडिशनल बर्तन, अभी मेरे घर में जब खाना वाना पार्टी होती है तो आई यूज टू डेकोरेट थाल। अच्छा, यस, थाल का शौक है आपको? वो जो चांदी के और वो सारे चांदी की कटोरियाँ। ये चेयर्स इतनी खूबसूरत हैं, ये खुद ही आपने बनवाई हुई हैं? जी, ये मतलब आइडिया दे देती हूँ मैं, फर्नीचर पीसेस भी खुद करती रहती हूँ सिलेक्ट। और ये बाकी कितना सारे खूबसूरत है, ये जो छोटा सा ये क्रॉकरी का ही एक हिस्सा है, वेरी रॉयल एंड खाना वाना हो तो कोई इसमें अब मैं फिल कर देती हूँ ना, जैसे अब उसको तो कवर किया हुआ है, सौंफ वगैरह। जी। तो ये कहाँ से आपने ये सारी चीजें ली हुई हैं? ये डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे मैं जाऊँ मुझे कोई भी
चीज पसंद आता है ना, मसलन ये देखें कि ये आपका जो मरी का माल रोड है, ये मैंने अच्छा मैं कहीं से ये भी जो देखने चीज़- वालों की आंख है, वरना हमें तो ये ना नजर आए माल हाँ, रोड पे तो कभी ये भी। मैंने वहां से उठाया था। खूबसूरत, कितना माशाल्लाह प्यारा है। तो इसी तरह ना और जहाँ ये भी जाऊँ क्या खूबसूरत है ये मेरा ख्याल है मैंने चाइना से लिया था। अच्छा, ये चाइना से आपने जी। लिया था। और ये पेंटिंग वगैरह तो ये सारी इधर से ही ली हुई है। अच्छा, इधर से ली। मैं कुछ क्रॉकरी की चीजें वहां पर भी देख रही थी और मैं चाहूंगी कि हम व्यूअर्स को भी दिखाएं जो आप टर्की से लेकर आई हैं, वो भी थोड़ा सा हमें दिखा दें, क्योंकि क्रॉकरी तो यूजुअली अंदर ही होती जैसे है। मतलब छोटी चीज भी हो ना, ओकेजन हो, तो मैं उसमें ये स्वीट वगैरह रखने के लिए, Very तो ये मुझे pretty। बड़ी अच्छी लगी थी जी। जबरदस्त। तो बिल्कुल आप वर्किंग वुमेन है और घर भी इतना मेंटेन्ड है, तो ये क्रेडिट तो आपको ही जाता है। अब आप हमें कहाँ लेके जा रही हैं? अभी मैं आपको लिविंग एरिया दिखाती हूँ और यहाँ पे आपको चाहिए था कि कोई मेमोरेबल चीज़ आपसे शेयर करूँ जी। तो मेरी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग आई मस्ट से कि जब मैं शादी के बाद मैं और जमशेद हम लोग चाइना गए। अच्छा, ये ब्यूटीफुल। शादी के बाद हमारा पहला ट्रिप था आउट ऑफ कंट्री ना। तो वहाँ पे चाइना के अंदर एक विश ट्री है कि एक बहुत बड़ी सारा वो ट्री है, उसके ऊपर ना वुडन प्लेट्स लटक रही हैं। ठीक है। तो जो चाइनीज लोग हैं वो आते हैं, उनका ये ईमान है कि यहाँ पे आप जो भी उस प्लेट के ऊपर विश लिख के दुआ करते हो वो अल्लाह पूरी करता है। आई कैन शो यू जी कि एक वुडन प्लेट पकड़ी तो मतलब और वो अच्छी होस्ट में इसलिए कह रही कि उस बीबी ने कैप्चर कर लिया, तो ये एक चीज हमारी विश Memorable moment। तो मैंने लिखा एक वुडन प्लेट के ऊपर, ओ गॉड ब्लेस मी अ सन जस्ट लाइक मी एंड जमशेद। ओह माशाल्लाह। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ये देखे ना, तो अब हुआ ये कि ये बात सच है कि मैं चाइना जब हमारा ट्रिप क्लोज हो रहा था तो मैं एयरपोर्ट पे थी, तो आई वाज नॉट वेल, मुझे चक्कर वक्कर आ रहे थे, तो मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या है। मैंने केम बैक, हम लोग जब आए तो मैं आई विजिटेड माई डॉक्टर, मुझे नोजिया की फीलिंग भी हो रही थी, तो आई कंसीव्ड देयर। ओके, और- चाइना में। Yes। तो चले हमें अपने रूम की भी सैर करा दें। आ जाए। वाओ, मुसरत साहिबा, आपके रूम में आते ही आपकी शादी की एक पिक्चर है और इसमें जो आपने लहंगा पहना हुआ है बहुत ही खूबसूरत है। क्या आपने खुद डिजाइन किया था? जी बिल्कुल। और मैंने अपना जो शादी का जो फर्स्ट डे का जो ड्रेस था उसको मैंने बहुत लो बजट रखा था। मुसरत साहिबा, रूम भी आपने अपनी तरह बहुत खूबसूरत जो है ना, वो जिस तरह आप खुद इतनी खूबसूरत है, आपका रूम भी वो इतना खूबसूरत है, आपने उसको भी वेल मेंटेन्ड, साफ सुथरा रखा हुआ है। मिरर्स का अगेन मैं पूछना चाहूंगी, क्या स्टोरी है? हर रूम में मुझे 1 2 3 4 5 6 मिरर्स, 6 माशाल्लाह से आपके रूम में शीशे हैं। तो ये वाला मिरर जो है अब कहाँ से वॉशरूम आया? ऐड करें तो टू मच। बेसिकली ये देखे ना कि ये मेरा सारा वैनिटी एरिया है, तो आपने इधर तैयार हुए, ठीक है, उसके बाद आपको हमेशा खवातीन को ना अपनी ओवरऑल लुक आपने Full समटाइम्स look। पहन लिया कि वो ओवरऑल आप जूता कैसा लग रहा है? जूता और बैग भी उठा के देख लें कि भाई ठीक है कि कैसा नहीं। लग रहा है? हाँ। ठीक हो गया, जबरदस्त। तो ये सारे जो रूम की लुक है घर को कॉम्प्लीमेंट कर रही है और एक सिंक्रोनाइज्ड सी लुक आ रही है। जी ये टोटल मैंने खुद ये तो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो आपका लिविंग एरिया है ना, दैट शुड बी कंफर्टेबल एंड प्रैक्टिकल। मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस। वेरी गुड। अब आप हमें मुसरत साहिबा घर का कौन सा हिस्सा दिखाएंगी? हम बेसमेंट देख लेते हैं। बेसमेंट देख लें। और यहाँ पे फिर से हमें एक बड़ा सा शीशा नजर आ रहा है जिसमें पूरा जो है ना वो फ्रेम, सोचो ये कैसे हो सकता है कि जो गेस्ट नीचे जा रहे हो वो खुद को ना देखे। मेरे मियाँ का डेरा है नीचे, अच्छा, तो मर्दों का भी पूरा हक है खुद को हक देखने है। का। इधर भी आप ये देखो ना, इधर भी उधर भी सामने हर जगह शीशा। हाँ। जबरदस्त। तो इधर नीचे की क्रॉकरी भी नीचे के थीम के हिसाब से ही है, ब्लैक एंड गोल्ड। हाँ, तो ये आप जब इवन ग्लास भी नीचे जो आने हैं, ट्रेस जो आने हैं, स्टाफ को पता है वो वही यूज करेंगे। तो ज्यादा जो है ना आप अपना घर में किस जगह पे टाइम स्पेंड करती हैं, किस एरिया में? देखें सबसे ज़्यादा तो चूँकि बाहर होती हूँ तो लिविंग एरिया एंड उससे भी ज़्यादा बेडरूम, क्योंकि वो कंफर्ट लेवल उधर 100% होता है। थकी हुई बिल्कुल। आती हूँ तो उस वक्त घर चेक ज़रूर करती हूँ। मुसरत साहिबा, सामने हमें कुछ डेकोरेशन पीसेस नजर आ रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल पिक्चर्स भी हैं। जी। उनके बारे में भी कुछ हमें जी बता वो दें। मैं पॉलिटिकल पिक्चर्स का तो हाल ये है, मेरा सुस्ती इस मामले में मेरी है, जो कि मेरे मियाँ को गिला भी रहता है कि मैं जितनी भी अपने घर में पिक्चर्स देखी हैं, ये मैंने इनमें से कोई भी खुद फ्रेम नहीं कराई। अच्छा। ये सिर्फ वही है जो लोगों ने हमें गिफ्ट कर दी।
अच्छा, आपने खुद नहीं कराई? अब वो मैं पूरा एक जैसे मेमोरीज वॉल एक बनाने लगी हूँ। तो बाकी ये कि मैनेजमेंट की मैं गुरु हूँ, वो मैं ठीक घर नहीं की। नहीं, वो हमें देख के अंदाजा हो गया, घर भी इतना खूबसूरत, बाहर भी अपने फराइज को इतने अच्छे से आप सर अंजाम दे रही हैं। और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस सेगमेंट के लिए निकाला। थैंक यू। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और अब आपको बताएं, बल्कि आपको मिलवाएं पाकिस्तानी नौजवान से। उससे पहले हम अगर पाकिस्तानी नौजवानों की बात कर लें तो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने में पेश है। और इसी सिलसिले में गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले 21 साल तलहा तालिब, इन्हें कौन नहीं जानता। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अगरचे वो मेडल तो ना जीत पाए, मगर आपको याद है हमने कहा था कि कौम के दिल जीत गए। तलहा तालिब 320 किलोग्राम वजन उठाकर उन्होंने 5वें नंबर पर 5वीं पोजीशन हासिल की और वो 2 किलोग्राम वजन की कमी से मेडल से तो महरूम रहे। लेकिन इस मुकाबले में ओवरऑल चीन ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में दुनिया में ओलंपिक्स का रिकॉर्ड बनाया और चीन के चिन लियोन ने 332 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीत लिया। दूसरी जानिब कोलंबिया के मस्कीरा लुजानो ने चांदी का तमगा जीता, जबकि इटली के जैनी मिर्को कांसी का तमगा जीतने में कामयाब रहे। बिल्कुल मामूली से फर्क से गोल्ड मेडल जीत नहीं सके, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए और उन्हें भरपूर सराहा भी गया। तलहा तालिब कोई उनके हवाले से बताया, शानदार मुकाबलों में उन्होंने जब वो जीते तो नहीं, अलबत्ता दिल जीत लिए, तो उन्होंने रब का शुक्र अदा करने के लिए स्टेज पे ही सजदा किया। और इस वक्त तलहा जो कि सेंसेशन है, उनको वेलकम करेंगे, एक्सप्रेसो का हिस्सा बने। तलहा तालिब, बहुत शुक्रिया। और कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच तलहा। सबसे पहले तो ये बताएं कि अब तो आपको इतनी अप्रिसिएशन माशाल्लाह पूरे सोशल मीडिया पे मिल रही है, पब्लिक के आपने दिल जीते। अनफॉर्चुनेटली मुकाबला हुआ, आप मेडल नहीं जीते, लेकिन जिस तरह से आपने परफॉर्म किया वो काबिल-ए-दीद था। कैसी फीलिंग्स थी आपकी? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरी जितनी एसोसिएशन है, गैपको, वापडा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, इनके साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम का, जिन्होंने मुझे हार के भी ये फील नहीं होने दिया कि आप हार गए, आपने परफॉर्मेंस नहीं अच्छी दी। जिस तरह इन्होंने रिस्पॉन्स दिया, जिस तरह इन्होंने प्यार दिया, कि किसी गोल्ड मेडल या गोल्ड की ट्रॉफी से मेरे लिए कम नहीं था। और मुझे काफी हौसला मिला है कि जो आने वाला मेरे फ्यूचर कंपटीशन है उसके लिए मैं बूस्ट अप भी हुआ हूँ कि पूरी कौम तुम्हारे साथ है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके तो गोल्ड मेडल हासिल करना इंशाल्लाह। पहला टेक्निकलिटी क्या थी, अभी तक हमें मालूम, कुछ लोगों को मालूम है जो समझते हैं, हम जैसे लोग जरा कम समझते हैं। क्या टेक्निकलिटी थी, आप क्यों नहीं जीत पाए? वजन तो आपने पूरा उठा लिया था जो आपको दिया गया, तो थोड़ा सा टेक्निकली हमें समझाएं क्या वजह थी कि आप गोल्ड तक नहीं पहुंच पाए या आप कोई मेडल नहीं जीत पाए? हमारे जो वेट लिफ्टिंग में है वो 2 इवेंट्स होते हैं, एक स्नैच और एक क्लीन एंड जर्क। जो स्नैच थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में मेरी टॉप सेकंड पे थी, 150 केजी मैंने स्नैच की। इसके साथ साथ जो क्लीन एंड जर्क होती है वो जैसा आपने देखा होगा पहले यहाँ पे रोक पे तो फिर ऊपर करते हैं, वो मैंने 170 केजी की। और जो मेरा 2 केजी का डिफरेंस निकला वो इक्विपमेंट मेरे पास बिल्कुल लोकल था, कोई वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का यूज होता है वो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए वो इक्विपमेंट नहीं था। तो इधर अगर मैं 100 किलो उठा रहा हूँ तो उधर जाके वही 100 किलो 98 किलो होता है, तो काफी फर्क निकल आता है, क्योंकि लोकल वेट जो पाकिस्तान में बनता है आपको पता है वो इक्वल नहीं होता। तो एक साइड पे अगर 15 केजी पे है तो जी ठीक हो गया। अच्छा तलहा, जिस तरह से आपने कहा कि आपको यहाँ पे फैसिलिटीज उस तरह से नहीं थी, या इक्विपमेंट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आपको उस तरह से मैसर नहीं था। ओवरऑल ट्रेनिंग में ऑब्वियसली पाकिस्तान में हम बात करते हैं और फिर आलमी मुकाबले पे जाके परफॉर्म करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। यहाँ पे ट्रेनिंग मुख्तलिफ तरह की होती हैं, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करते हो बड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो क्या क्या चैलेंजेस रहे ओवरऑल आपको? मैं एक स्कूल में ट्रेनिंग करता था, मेरे पास कोई प्रॉपर वेट था जो कंपटीशन पे जैसे यूज होता है ना, मेरे को प्लेटफॉर्म था, लेकिन एक जोश था, एक मोटिवेशन थी जो मुझे मेरे वालिद साहब से मिलती थी कि जो जैसे भी हालात हैं, जिस भी हालात में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं बस ऐसे ही करनी है और इंशाल्लाह दुनिया में पाकिस्तान का नाम ऐसे रोशन करना है। तो बस यही एक मोटिवेशन थी मेरे लिए कि
मैं दिन रात ट्रेनिंग करता था, कोई मुझे ऐसा फील नहीं वो करवाता था कि हमारे पास ये नहीं है या सामान नहीं है हमारे पास अच्छा। तो बस वो कहते थे कि ट्रेनिंग आप करो, अल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ करेगा। तो इन्हीं मैं हालात में ट्रेनिंग करके जाके तो ओलंपिक्स में पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान से भी कोई आया है। एक जानिब तलब फख्र की बात भी है कि आप टॉप 5 के अंदर डिस्प्ले हुए, पूरी दुनिया ने वर्ल्ड ओलंपिक्स के अंदर देखा, लेकिन एक जानिब लम्हा फिक्रिया भी है उन लोगों के लिए जो कि मिलियंस ऑफ फंड्स पाकिस्तान के ओलंपिक्स के प्लेयर्स के खा जाते हैं, आप लोगों तक नहीं पहुंचते और आप लोगों को वीज़ा तक, आपकी भी एंट्री वाइल्ड कार्ड एंट्री थी जो हमें मालूम पड़ा। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है, हमारे सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान है। अच्छा, अब चूंकि आप बड़े यंग हैं अभी और बड़ा सफ़र इंशाल्लाह आपका बाकी है, लेकिन एथलीट की इतनी एज होती नहीं है अपने काम को लेकर या अपने स्पोर्ट्स को लेकर, तो फोकस क्या कर रहे हैं आप? मजीद क्या अपनी कैटेगरी को एनहांस करेंगे, मजीद ज्यादा वजन के ऊपर जाएंगे, और ट्रेनिंग में क्या बेहतरी है? अब क्या गोल्स है जो आपने सीखा इस ओलंपिक्स से, अगले ओलंपिक्स के लिए, अगले मुकाबलों के लिए? ये इस ओलंपिक से जो मैं सीखा वो एक्सपीरियंस मुझे काफी ज्यादा मिला। जो मेरे साथ कम्पीट कर रहे थे वो एक दफा वो भी हैरान हो गए थे कि ये पाकिस्तान का कोई ऐसा वेट लिफ्टर है जो हमारे साथ बिल्कुल कम्पीट कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्नैच इवेंट था उसमें मैं टॉप सेकंड पे रहा, और जो आने वाले मेरे कंपटीशन है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इनके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। जो हमारा मेन फोकस है 3 साल बाद जो पेरिस में ओलंपिक्स हो रही है 2024 में, मेन फोकस हमारा उस पर है कि वहाँ पे गोल्ड मेडल किस तरह जीतना है। तो काफी उम्मीद है कि अब ट्रेनिंग कैंप्स भी लगेंगे और इसका एक प्रॉपर प्लान होगा, स्केड्यूल होगा हमारे पास कि हमने किस तरह से लेके चलना है। जिस तरह से आपने कहा कि अब आपका 2024 में जो पेरिस में होने वाला कंपटीशन उस पर नजर है, और अभी आप जिस तरह से जीत के आए, आपको सोशल मीडिया पे बड़ी अप्रिसिएशन मिली, आपसे किसी स्टेट लेवल पे किसी लोगों ने राब्ता किया कि आप लोगों को, आपको जो चैलेंजेस थे आपके इक्विपमेंट को लेके, आपकी ट्रेनिंग को लेके, कि वो आपके इस तमाम तर इशूज को सॉर्ट आउट करेंगे? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी राब्ता किया है। उसके बाद पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने मुझे एक प्रॉपर हॉल दिया ट्रेनिंग के लिए, साथ उन्होंने मुझे वेट भी प्रोवाइड किया। तो जो मैं पहले फेस कर चुका हूँ चैलेंजेस, मुझे उम्मीद है कि आगे वो मसले मसाइल नहीं होंगे और मेरा सिर्फ फोकस ट्रेनिंग पे होगा। काश ये स्पोर्ट्स बोर्ड और ये लोग, ये अथॉरिटीज़ पहले जाग जाते, ये आपको इक्विपमेंट, ये सपोर्ट पहले दे देते तो आप कितना बेहतर कर सकते थे। लेकिन चलें, देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा। अब हम आपसे गुजरावाला के हवाले से ज़रा पूछते हैं। गुजरावाला में आप जैसे बड़े होनहार नौजवान हैं, कुछ अर्सा पहले कुछ मैस रेसलिंग के लोग हमारे पास आए थे, गुजरावाला के वेट लिफ्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो गुजरावाला में अब तला तालिब का क्या सीन है? लोग कैसे देख रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस को? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सिर्फ गुजरांवाला के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए मोटिवेशन बनाऊं। और मैं हुकूमत से यही अपील करूंगा कि हर शहर में एक अकेडमी बनाई जाए जहाँ पे जो यूथ है हमारे, स्पेशली जो बच्चे हैं, वो आके ट्रेनिंग कर सकें, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करें, और वहाँ पे इंटरनेशनल इक्विपमेंट हो। क्योंकि जो कई वालिदैन होते हैं उनको स्पोर्ट्स नहीं पसंद होती, वो स्टडी पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो जिन बच्चों का शौक है वो आके फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करें, उन्हें मेंटली ये टेंशन ना हो कि हम फीस कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तो अकेडमीज बने, फैसिलिटेट अच्छा करें, इक्विपमेंट आए, और उम्मीद है कि क्योंकि यूथ ही फ्यूचर होता है हर मुल्क का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर यूथ कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर होगी तो आने वाले वक्तों में वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी और पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल करेगी इंशाल्लाह। तलहा, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी तरह से आगे मजीद एक्सेल करें, जिस तरह से आपने, अगर खुदा ना अभी जो अनफॉर्चुनेटली आप मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन अगले कॉम्पिटिशन्स में जो आपके गोल्स हैं मेडल जीतने के हवाले से, आप उसको अचीव करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। तलहा तालिब हमारे साथ मौजूद है और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने मैसेज भी दिया कि वालिदैन को अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के हवाले से इंकरेज करने की ज़रूरत है और स्टेट लेवल पर बहुत सारे इकदाम की भी ज़रूरत है, जिसमें ट्रेनिंग कैंप्स हो, उनको लिए ट्रेनिंग की प्रॉपर फैसिलिटीज हो। और इसमें जो मुख्तलिफ मल्टीनेशनल्स हैं या पाकिस्तान के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि इन प्लेयर्स को सपोर्ट करें, उनको स्पॉन्सरशिप्स दें, ये बहुत जरूरी है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कैनवस पर आपने रंग भरते तो कई लोगों को देखा होगा और कई रंग देखे होंगे, मगर इन रंगों को चेहरों पर बिखेर कर मुख्तलिफ चीज़ों को डिज़ाइन करना कम ही देखा होगा। आजकल इस नए आर्ट को
3D आर्ट का नाम दिया जाता है। आज हमारे साथ पेशावर की 13 साला इल्यूजन आर्टिस्ट हुदा सेठी मौजूद हैं, जो कि चेहरे पर ऐसे डिजाइन्स या अशिया बनाती हैं जो देखने वालों को असली लगते हैं और कभी कभी तो डरा भी देती हैं। बिल्कुल, कभी चेहरे पर 4-4 आंखें बना लेती हैं, कभी कुछ बना लेती हैं, कभी उन्होंने चेहरे पर केक बना नजर आता है, जूस नजर आता है। तो ये बहुत एक डिफरेंट, इसको हम इल्यूजन आर्टिस्ट भी कहते हैं और 3D आर्ट भी कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ हुदा सेठी मौजूद है। हुदा, वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी? मैं ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। हुदा, सबसे पहले तो आप बताएं कि आपको ये जो 3D आर्ट है या इल्यूजन आर्ट है, इसका शौक कैसे हुआ? मैंने मेकअप करना शुरू किया था जब मैं 10 इयर्स की थी और मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पिछले साल खोला था 2020 में। 2020 में जब मैंने खोला था तो मैं नॉर्मल मेकअप किया करती थी, लेकिन 2020 के एंड में मैंने इल्यूजन मेकअप करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये आम मेकअप से कितना मुख्तलिफ होता है? आम मेकअप इंसान को खूबसूरत करता है, ये वाला समहाउ कभी कभी बहुत भयानक करता है, तो फर्क कितना है इसमें? काफी डिफरेंस है। वो तो आप लाइक हर जगह पहनते लगाते हो, और ये इल्यूजन मेकअप इतना यूज भी नहीं आता, ये सिर्फ एक टैलेंट है कह ले। तो मेहनत ज्यादा खूबसूरत होने में लगती है, खौफनाक होने में? मेहनत खौफनाक होने में। हाँ, वैसे होता मुझे लग भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से अच्छा कितना टाइम लगता है अगर आप अपने चेहरे पर कोई आर्ट करती हैं किसी भी तरह का, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है? 1 to 2 hours। 1 to 2 hours। और ये जो शौक है, आप अपने फ्रेंड्स को, ये तो हैलोवीन पार्टीज और उधर भी जाके आप लोगों को डरते हैं, या आपके पास कोई आपकी फ्रेंड्स आती हैं कि हमारे चेहरे पे भी इस तरह की कोई आर्ट कर दे? हुदा, नहीं, उनके लिए मैं नॉर्मल मेकअप ही करती हूँ। नॉर्मल मेकअप करती है? ये सिर्फ मैं अपने ऊपर करती हूँ। अच्छा, तो हुदा ये बताएं आगे, चूंकि ऑब्वियसली मेकअप आर्टिस्ट, आपको मेकअप का जैसे आपने कहा छोटी उम्र से शौक है, ऑब्वियसली फ्यूचर में सोचा होगा कि आपने, और मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया भर में इस 3D आर्ट या इल्यूजन आर्ट का बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत सारे इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट इसको प्रमोट भी करते हैं मुख्तलिफ फॉरम्स पे। तो आपका क्या प्लान है कि आपने इसको इंटरनेशनली कहीं अपने आप को पहचान करवानी है अपनी? मेरा प्लान अपना खुद का मेकअप ब्रांड खोलने का इंटरनेशनल लेवल पे। मुझे अपना खुद का मेकअप ब्रांड खोलने का बहुत ज्यादा शौक है। ब्रांड एज इन प्रोडक्ट्स अपनी लेके आना चाह रही हैं आप? जी। अच्छा, और एज मेकअप आर्टिस्ट आप अपने आप को प्रोसीड नहीं करना चाह रही, जैसे अरुणा ने पूछा आपसे? उस तरह मेकअप आर्टिस्ट भी हो, लाइक मैं लोगों को ये मेकअप आगे जाके सिखाऊंगी भी ताकि वो मेरे जरिए अच्छा, मतलब अपना ब्रांड हो और खुद ही अप्लाई करें। अच्छा, आपने कहा कि मैं अपने चेहरे पे ये वाला 3D मेकअप करती हूँ, लोगों के चेहरे पे या फ्रेंड्स के चेहरे पे नहीं करती, तो इससे हम ये मतलब लें कि अपने चेहरे पे करना आसान है या मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू दूसरों के चेहरे पे करना? नहीं, अपने ऊपर करना मुश्किल होता है, दूसरों के ऊपर करना काफी आसान होता है। अच्छा, तो इंस्पायर किससे हैं आप ये सब कुछ करने के लिए? बचपन में वो जो अक्सर बच्चियां अपने बाबा के फेस पे मुख्तलिफ आर्ट बनाती रहती हैं, या उससे वही इंस्पिरेशन है या कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंस्पिरेशन है? बेसिक इंस्पिरेशन क्या है आपकी? मेरी एज सच कोई इंस्पिरेशन नहीं है। मैं डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट की डिफरेंट लुक्स देखती हूँ और फिर जो मुझे पसंद आती है तो फिर मैं वो अपने फेस पे क्रिएट करती हूँ। तो कभी ऐसा हुआ कि आप मेकअप करके रात को सो गई और सुबह उठ के अपने आप से डर गई? ऐसा हुआ? नहीं, मेकअप करके नहीं सोती होती, वो स्किन के लिए भी फिर डेंजरस हो जाता है। नहीं, मेकअप करके ऐसा होता भी नहीं है, वैसे ही मैंने बोला। वैसे ये और लाइटर साइड था। अच्छा हुदा, हमें पता लगा आप भी स्कूल से स्पेशली हमारे शो के लिए लाइव आने के लिए आएंगे, ऐसा ही है? जी, अभी भी आई थी मैं। जबरदस्त। तो क्या स्टडीज चल रही हैं और किस तरह से टाइम देती हैं अपने शौक को भी और अपनी पढ़ाई को भी? अभी तब लॉकडाउन था तो उस तक ऑब्वियसली स्टडीज भी नहीं होती थी, मैं काफी मेकअप लुक्स कर लिया करती थी। अब जब स्कूल्स खुल गए हैं तो मेरे लिए जरा मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, अगर कहें कि शॉर्टेस्ट कोई ऑब्जेक्ट आप बनाएं अपने फेस के ऊपर अभी बिल्कुल कम वक्त के अंदर, क्या अभी आप कर सकती हैं? सामान है आपके पास शॉर्टेस्ट कोई वक्त के, या मुमकिन नहीं होगा? सामान अभी मेरे पास यहाँ नहीं, पर बना लूँ, लेकिन अभी इतनी जल्दी मेरे ख्याल से होता है पहले स्केचिंग करते हो आप मुंह पे और फिर कलर्स के साथ आप करते हो, राइट? स्केच करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आगे जो डिटेल्स वगैरह होती हैं जरा इजी होती है, लेकिन स्केच करना जरा मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें अब एक ये भी बात बताएं, आप तो खुद 13 साल की हैं और वैसे भी हर आदमी की और खास तौर पे नॉर्मल जो स्किन होती है बड़ी सेंसिटिव होती है। इसमें जो कलर्स आप इस्तेमाल करती हैं वो बड़े हार्ड कलर्स मुझे लग रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे वॉल पेंटिंग वाले कलर्स होते हैं, तो वो तो उनको अप्लाई करना फिर उनको रिमूव करना इटसेल्फ स्किन के लिए डैमेजिंग नहीं होता? डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का मेकअप यूज करते हो। मैं अच्छी क्वालिटी का मेकअप यूज करती हूँ और वो मेरी स्किन को हार्म नहीं करता। मैं बस थोड़ी देर के लिए लगाती हूँ, उसको उतार देती हूँ और स्किन केयर भी करती हूँ, तो सारी क्वालिटी पे। तो ये बताएं, इंस्टाग्राम पे किस तरह के कमेंट्स आते हैं, किस तरह के रिव्यूज आते हैं, लोग आपके इस आर्ट को देख के किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं? ये इतना कॉमन नहीं है ना, तो लोग काफी हैरान हो जाते हैं, लोगों को काफी पसंद आता है।
और लोग मुझे काफी मोटिवेट भी करते हैं। सबसे जो कह लें ड्रॉनी शक्ल जो आपने अपने चेहरे पे आर्ट की और उस पर जो कमेंट आया हो जो आपको याद रह गया हो, किसी ने कुछ कहा हो आपको? वैसे हम देख भी रहे हैं बड़ी जबरदस्त चीजें बनाई। मेरे मेकअप लोग जराबने नहीं होते ना, वो फन से होते हैं। अच्छा तो हम अगर इसके हवाले से ये कहें कि फॉर एग्जांपल एक नया बच्चा है या लेट्स सपोज अर्मिला अगर सीखना चाहती हैं ये, तो आप इनको क्या सजेशन देंगी, ये कैसे सीखें, कहाँ से स्टार्ट करें ये? आप YouTube से ही सीखो और पहले लाइक इजी मेकअप लुक से स्टार्ट करो, फिर काफी प्रैक्टिस करो और फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्ड। एक्चुअली ये हाथ में भी एक निफासत होती है और ये बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम लोग अपना इनफैक्ट मेकअप करना भी जानते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो आर्ट है इट्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट और ये सिर्फ एक स्किल होता है जो किसी किसी के पास अल्लाह ताला ने दिया होता है। अच्छा, उमूमी तौर पे हम जब ऐसी हरकतें करते हैं ना, वो हमारे लिए तो आर्ट होता है बच्चों के लिए, लेकिन वालिदैन हमें मना करते हैं कि ये क्या हरकतें शुरू कर दी हैं तुमने, मत क्या करो ऐसे, मत चेहरों को बिगाड़ा करो, यू नो ऐसे होता है। अक्सर हम फिल्टर्स लगा के पिक्चर पोस्ट करें कहीं पे तो फौरन से कुछ कीबोर्ड के मुजाहिद आके कहते हैं, मेकअप भी नहीं करने दिया, वो कुछ कीबोर्ड के मुजाहिद आके फौरन कहते हैं कि चेहरे को क्यों बिगाड़ते हो, इट्स फॉर सेक ऑफ फन। तो आपको भी ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसा होता है? नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे काफी सपोर्ट करते हैं, उन्होंने पहले ये चीज देखी ही नहीं है, इस तरह मेकअप कभी देखा नहीं है। हाँ। तो जब मैंने करना शुरू किया तो वो काफी हैरान हो जाते हैं मुझे, लाइक जो भी मेकअप लुक करती हूँ उनको दिखाती हूँ, वो काफी हैरान हो जाते हैं, काफी सपोर्ट। एक सवाल, अम्मी ने बचपन में मेकअप करने से कभी मना किया था कि मेकअप नहीं करना? शुरू में जब मैंने 10 इयर्स में मेकअप में शौक लेना शुरू किया तब मैं अपने ऊपर नहीं करती थी, तब मैं अपनी बहन के ऊपर करती थी, अपनी मम्मा के ऊपर करती थी। शुरू में मैं नहीं करती थी, अपने ऊपर अलाउ भी नहीं था। अच्छा, अभी भी वैसे इतना बड़ा ना बनाया उसको, अभी भी उसका बचपन ही है। अच्छा, तो एक तो चले थोड़ा सा हम इससे हट के, इसके अलावा क्या हॉबीज है आपकी हुदा? इसके अलावा क्या आपने एक तो बताया कि आप मेकअप ब्रांड लेके आना चाहती हैं और खुद एक सिखाना भी चाहती हैं लोगों को, लेकिन इसके अलावा व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ? इसके अलावा या यही करना है जिंदगी में? नहीं, मैंने बड़ों के मेकअप ब्रांड ही खोलना है, यही मेरा प्लान है, आगे मेकअप को ही आगे लेके जाना, तो मेकअप ही है फिलहाल। जबरदस्त, वेरी नाइस हुदा, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। बड़ा डिफरेंट काम कर रही हैं आप और आगे आप जैसे जैसे आप आगे जाएंगी, अपनी एज में भी आगे जाएंगी तो आपका स्किल और रिफाइन होगा आई होपफुली, और आप जिस तरह से करिए इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको रिकॉग्निशन मिले, ये हमारी दुआ है। और आई विश कि कभी लाइव बैठ के हमें कुछ बना के, मेरी वैसे आज बड़ी ख्वाहिश थी करना है, हां ये लाइव आप कुछ हमें बना के दिखाती हैं, लेकिन जरूर हम इमरान के चेहरे पे कुछ बनवा देंगे, ये सबसे बेस्ट आइडिया है हमारे पास। थैंक यू सो मच हुदा, हमारे साथ आप मौजूद थी, सुबह सुबह आपने एक्सप्रेसो में हमें ज्वाइन किया। हुदा सेठी इल्यूजन आर्टिस्ट हैं, 3D मेकअप करती हैं, छोटी सी उम्र में इनका गोल है कि इन्होंने अपना मेकअप ब्रांड लॉन्च करना है, दुनिया भर में ये पॉपुलर होना चाहती हैं इस ब्रांड के जरिए। इलेक्शन के दिनों में अच्छी मार्केट हो सकती है इनकी। हाँ। लोग अक्सर फेस पेंट बहुत करवाते हैं या वर्ल्ड कप के दिनों में बहुत करवाते हैं। ये दो ही मौके पाकिस्तान में आते हैं क्योंकि पाकिस्तान में दो ही चीजों का लोगों को शौक है, या क्रिकेट या सियासत। यही बात है। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में बात करेंगे उस टॉपिक के हवाले से जिस पे हम आए रोज बात भी करते हैं, और इस गवर्नमेंट स्पेसिफिकली जब हम वजीर आजम इमरान खान की बात करते हैं तो वो शजरकारी के हवाले से बहुत फोकस्ड और बहुत जो कह लें डेडिकेटेड नजर आते हैं। प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत मुल्क भर में शजरकारी जारी है और वजीर आजम पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत मुल्क भर में हर खास आम जो इंसान है वो शजरकारी में हिस्सा ले रहा है, और जो इस कॉन्सेप्ट के तहत के शजरकारी के जरिए आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनके मुस्तकबिल को महफूज और बेहतर बनाया जा सकता है। दरख्तों का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साया तो फराहम करते हैं लेकिन साथ साथ आपकी जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत क्लीन रखने में बिल्कुल। और PHE की जानिब से एशिया के सबसे बड़े मेवाकी अर्बन जंगल लगाने की तैयारियां इस वक्त जोरों शोर से हैं। पंजाब हुकूमत बड़ा क्रेडिट इसका ले रही है और पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि जो इस हवाले से डेवलपमेंट इस दौर में की जा रही है वो पहले कभी नहीं हुई। एक्सपेक्टेड ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 4 अगस्त को खुद इसका इफ्तिताह करेंगे। इसका भी आजकल में पता चल जाएगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं या नहीं। लाखों दरख्त इस सिलसिले में लगाए जाने का प्लान है और हमने सोचा कि इस हवाले से सबसे मौजूद शख्सियत हैं वज़ीर जंगलात हैं पंजाब के सिप्तान खान साहब, और इनका ताल्लुक भी वज़ीर आज़म के अपने इलाके से बुनियादी तौर पर से। तो इनसे पूछते हैं ज़रा कि इसका प्लान क्या है, किस हद तक ऑप्टिमिस्टिक है इसको लेकर और कामयाबी कितनी मुतवक्किल है। सिप्तान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉर्निंग शो में आने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसे आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक थी। बड़ा अच्छा बज़ाहिर तो ये लग रहा है और एक क्रेडिट मैं हमेशा इस गवर्नमेंट को देता हूँ बहुत सारी तनकीद के बावजूद कि कम अज़ कम ये एक ऐसा मौजू है जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस क्लीन ग्रीन पाकिस्तान की जानिब या क्लाइमेट चेंज की जानिब, इन्वायरमेंट की जानिब, वो इमरान खान साहब का या PTI का। ये बहुत अच्छी बात है। ये क्या प्लान है जो मेवाकी अर्बन फॉरेस्टिंग है इसके हवाले से
ज़रा थोड़ा सा हमें बताइए। बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो फॉरेस्ट है या फॉरेस्ट्री है, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट निगलेक्टेड डिपार्टमेंट्स प्रीवियस गवर्नमेंट्स में। और ये क्रेडिट हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाता है, हमारे चीफ मिनिस्टर को जाता है कि इन्होंने आके अवेयरनेस दी कि अगर हम इस काम को संभालेंगे नहीं, अभी आप ये देखें कि आपके अक्टूबर में, सितंबर में, नवंबर में, दिसंबर में ये स्मॉग वगैरह और ये चीज़ें, दैट वाज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और वो जो इंसानी सेहत के लिए या ज़िंदगी के लिए जितनी ख़तरनाक थी वो आप सबको पता है। तो हमने चाहे क्लाइमेट चेंज को फाइट करना है या हमने इसको स्मॉग वगैरह को, पोल्यूशन को फाइट करना है, तो वो हम ग्रीनरी से ही कर सकते हैं। इसके दो पहलू है ना, एक नंबर वन ग्रीनरी से हम इनको ठीक करें और नंबर दो वो एनवायरनमेंट पैदा करें कि जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रिलीज हो। और वो बाकी आपने मेवाकी का ये जो पूछा है, ये इट्स अ जापानीज टेक्नोलॉजी और ये उन मुल्कों में ज़्यादा सक्सेसफुल है जिन मुल्कों में ज़मीन थोड़ी है, क्योंकि ये स्टेप्स में ग्रो इसको आप करते हैं। और जिस तरह हाई राइजर बिल्डिंग्स होती है ना, यस, ये मतलब नीचे वन लेयर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, स्पेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, स्पेस को 100% यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। तो ये वो टेक्नोलॉजी है और ये हमारी जो फॉरेस्ट की अर्बन और पेरी अर्बन फॉरेस्ट की है पॉलिसी, उसके तहत ही आता है। और इसमें हमने ये जो बर्डन किया कि ताकि ये बर्डन शेयर हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कुछ कर रहे हैं उनके अपने बहुत बड़े टारगेट्स हैं, बट इसके साथ हमने अर्बन और पेरी अर्बन को भी बीच में शामिल किया है, जिसमें ये आपके पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटीज़ हैं, आपके MDAs, LDA, RDA, ये अथॉरिटीज़ हैं। फिर इसके अलावा आपकी स्कूल, हम स्कूल एजुकेशन के साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं कि हर स्कूल में इतने स्पेसिफिक, इतने हमने प्लांटेशन करनी है हर स्कूल में। स्कूल फिर हायर एजुकेशन के साथ हम एग्रीमेंट में जा, बन गया है या अभी नहीं? बन गया है। अब उनसे टारगेट हम उनको दे रहे हैं और उन्होंने उन टारगेट्स को शुरू करना है इसी मॉनसून सीजन में। मतलब ये लंबा प्रोग्राम नहीं है और इंशाल्लाह ये बिलियंस में जाना है। अच्छा, ये जो भी आखिर हम इस फॉरेस्ट के हवाले से बात करें, इसमें कितना टारगेट है, कितनी प्लांटेशन होगी, किस तरह से कितनी स्पेस को यूटिलाइज किया जाएगा फॉरेस्ट में? जी जी बिल्कुल। देखें, फॉरेस्ट में हमारे पास है टोटल 3%, हालांकि जितने भी सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं उनमें 25% वो ये रखते हैं फॉर ग्रीनरी, लेकिन हमारी बदकिस्मती समझ लें या प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने जिस तरह इसको निगलेक्ट किया, वो ग्रे स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा गए, अंडर पास, अपर पास, लेफ्ट पास, राइट, वो भी ज़रूरी हैं क्योंकि जिस तरह ट्रैफिक के फ्लो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आप दरख्त काट के वो करें। और अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर उतने एटलीस्ट प्लांटेशन करें। अब जो हमने, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का टारगेट है, ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है बट हमारे पास टाइम थोड़ा है, इसीलिए मैं जल्दी निकलता जा रहा हूँ। आप अब ये देखें कि मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में 2016 से 19 तक टोटल 1 करोड़ और 30 लाख की प्लांटेशन हुई। 2-4 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, 30 नहीं होगा तो 35 होगा, 35 नहीं होगा 27 होगा, बट अप्रॉक्सीमेटली इतनी। हमने जो टारगेट अब तक अचीव किया है 2 इयर्स में, 19 to 20, 20 to 21, 30 जून 21 तक, ये अब तक हमने अचीव किया है अप्रॉक्सीमेटली 17 करोड़ प्लांटेशन। उनकी 3 साल की कारकर्दगी में 1 करोड़ और 35 लाख, हमारी 2 साल की कारकर्दगी में 17 करोड़ प्लांटेशन। अब जो आपके चैनल को इस वक्त देख रहे हैं हजरात, उनके जहन में ये भी आएगा कि यार ये मिनिस्टर कह रहे हैं कि 17 करोड़ की प्लांटेशन कितने लगे हैं, प्रैक्टिकली कैसे लगे हैं, और हमारा वो एक्सचेकर का है पैसा है, हमें ये भी पता चलना चाहिए कि वो हम उनको चेक कैसे। तो अगर ये आप क्वेश्चन करेंगे तो इसका भी मैं जवाब दूंगा। हमारे पास इस वक्त जो हमारा टारगेट है वो है 50 करोड़ हमने प्लांटेशन कंप्लीट करनी है विद इन 5 इयर्स। ये 26 बिलियन का प्रोजेक्ट है, इसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग भी कर रही है, हमें कोई गिला नहीं। ठीक है, इसमें मेरा सवाल जो है ना वो प्रोसीजरल या कंस्ट्रक्शन, जैसे कहते हैं ना, एक जो एक स्ट्रक्चरल चेंज है, इसके ऊपर है मेरा सवाल। क्योंकि पौधे लगाइए, महकमा जंगलात की तरफ से ज़्यादा लगाना, कम लगाना, ये तो ठीक है, आपने बजट ज़्यादा ले लिया, आप थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो गए, ज़्यादा एफिशिएंट हो गए तो पौधे ज़्यादा लगा लेंगे, नहीं होगा तो कम लगेंगे।
मेन जो तब्दीली जिस चीज़ से आती है वो रिसर्च वर्क से आती है कि आपने रिसर्च कितनी की, आप नए पौधे जो माहौल के साथ फ्रेंडली हैं वो कितने लेके आए, फिर पौधा लगने के बाद उसका फॉलोअप आपने कितना लिया, वो पौधा ग्रो कितना किया, इसके ऊपर कितना काम किया? इसमें देखें, हमने पंजाब को, जो हमारी रिसर्च वर्क था, हमने पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक वो हिस्सा जहां जिसको आप नेचुरल फॉरेस्ट कहते हैं, एज कंपेयर टू KPK, पंजाब में नेचुरल फॉरेस्ट्री है वो कम है। नेचुरल फॉरेस्ट्री में देखें, हमारे पास मरी है, हमारे पास कोटली सतियां हैं, हमारे पास कहूट है, एंड दैट्स ऑल। वही एक पहाड़ी बेल्ट है जो। ये नेचुरल फॉरेस्ट्री होगी जो। फिर हमने पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक वो पार्ट या पोर्शन हमने पंजाब का बनाया है जहां बारिशें ज्यादा होती हैं। अच्छा। जैसे आपका सियालकोट है, आपका नारोवाल है, आपका लाहौर है, आपकी ये वाली बेल्ट है जो कश्मीर, यस, यहाँ बारिशें, यहाँ हमने स्पीशीज और लगाने का प्लान है हमारा, जो कि लग रही हैं, प्लान नहीं है। और एक फिर हमारा साउथ, जहाँ बारिशें बहुत थोड़ी होती हैं। इफ वी मूव टुवर्ड्स साउथ, जैसे बखर, लिया, डेरा गाजी खान एंड सो, फिर आप निकले जाएं टुवर्ड्स सिंध, वहाँ बारिशें एज कंपेयर टू सेंट्रल पंजाब कम होती हैं। वहाँ हमने स्पीशीज और लगाई हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा शायद, तकरीबन हर टीवी चैनल ने उसको शेयर भी किया है। और सबसे बड़ी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने उसको अप्रिशिएट किया। और प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो चेयरमैन भी हैं, हमारे लीडर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं, उन्होंने भी शेयर किया। बखर के, आई होप आप समझते होंगे, जिस तरह मैं देसी जबान में कह रहा हूँ, टिब्बे सैंड ड्यून्स, ठीक है, हम देसी जबान में उनको टिब्बा कहते हैं, सैंड ड्यून्स में। और उसमें हमने रेंज मैनेजमेंट से हमने फॉरेस्ट्री वहां करवाई है, जो माशाल्लाह अब इतने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं, प्लांट्स हो गए। उनको प्राइम मिनिस्टर ने भी शेयर किया है, उनको फेडरल मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज मलिक अमीन असलम ने। आपने जो रिसर्च का एंगल है उसको भी आपने फोकस रखा हुआ है कि किस जगह के लिए कौन सा पौधा मौजूद है, वो कैसे ग्रो करेगा। अच्छी बात है, चलें इस पे आप फोकस किए हुए। अब थोड़ा सा मैं कटाव के हवाले से सवाल करना चाहूंगा कि एक जानिब हम दरख्त लगा रहे हैं, दूसरी जानिब दरख्त कट रहे हैं, और खास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पे गैस नहीं है, और गैस माशाल्लाह इस हुकूमत के दौर में तो नई गैस कहीं लगी नहीं है, मेरे इल्म में तो है नहीं, वहाँ पे लकड़ियाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, दरख्त काटते हैं, तो ऑब्वियसली दरख्तों का नुकसान होता है। और खासतौर पे ये पहाड़ी इलाके जहाँ पे आप नेशनल फॉरेस्ट की बात करें, वहाँ पे ये अमल ज़्यादा है, ज़्यादा इलाका KP का है, पंजाब का कम है। लेकिन दरख्तों के कटाव के लिए भी क्या हमने कोई इक़दाम किए हैं? अगर किए हैं तो क्या किए? हमारी पॉलिसी जो थी, फॉरेस्ट की पॉलिसी, ये 1927 की पॉलिसी अब तक प्रिवेल कर रही थी। हमने आके इसमें अमेंडमेंट्स किए हैं, हमने सजाएं बढ़ाई हैं, हमने रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को किया कि जो कि कैबिनेट से भी अप्रूव हो गई है कि हमारे फॉरेस्ट मैजिस्ट्रेट, पहले होता ये था कि एक टिम्बर माफिया का एक लकड़ी पकड़ी गई, हमने उस पे कर दिया कि इसको 1 लाख रुपए जुर्माना हो गया। अदालत में उसकी प्रोसिक्यूशन कमजोर या जो वजह भी, वो 2000 4000 जुर्माना करके उसको छोड़ देते थे। अब हमने रूल्स में, ये एक्ट में, रूल्स में ये अमेंडमेंट की है कि जो हम प्रेस्क्राइब करेंगे या जो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बंदे ने इतना ज़्यादा नुकसान किया है, इस पे इतना जुर्माना होना चाहिए, वो उसको सज़ा मिलेगी। हमने जुर्माने भी बढ़ाए हैं, हमने सजाएं भी बढ़ाई हैं। देखें, एक टिम्बर माफिया का आदमी है, वो 5 लाख रुपए की चोरी काटता है, और अगर उसको नजर आ रहा है कि 5 लाख की मैं चोरी काट रहा हूं और 10 लाख मेरे पे जो रीपे करना होगा, तो आई थिंक इससे वो ये डाउनवर्ड्स आएगा। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन भी तो सर बड़ी जरूरी है इस चीज को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग जुर्माने करेंगे जब तक उस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और अब हमारी, आप ये देखें, हमारी FIRs वगैरह जो लकड़ी चोरों के खिलाफ या होती थी, अब वो बहुत डाउनवर्ड्स। ज्यादा महकमा जंगलात के अपने लोग करते थे, जो इदारे के अपने मुलाजमीन होते थे, आपको मालूम है, वो मिले होते थे साथ, और उनकी मिली भगत से ही होता था। लेकिन हम उनको डिस्करेज कर रहे हैं, उनको डिस्करेज कर रहे हैं, उनको सजाएं दे रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे, आप ये भी देखें कि पहली दफ़ा हमारे 6-7 लोग हमारे शहीद भी हो चुके हैं। तो ये तब्दीली की सबसे बड़ी निशानी है। मैं आपके प्रोग्राम में अप्रिशिएट भी करूंगा, अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड नहीं करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा, जो कि रियलिटी पे अच्छे लोग बेस्ड। अब देखें, जो 6 लोग शहीद हो गए या 7 लोग शहीद हो गए, जिन्होंने टिम्बर माफिया के साथ लड़ते हुए अपनी जान दे दी। अब ये देखें, एक थाना है लाहौर का, लेट सपोज, थाने के साथ से एक मोटर बाइक पे बंदा आता है और वो मोबाइल खींच के चला जाता है, तो हम ये तो कहेंगे कि यार ये सामने थाना और थाने के आगे से मोबाइल चोरी हो गया।
बट जरूरी नहीं कि पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है। महकमे में अच्छे और बुरे लोग भी हैं, मेन चीज ये कि अकाउंटेबिलिटी और चेक्स एंड बैलेंस वो जो है वो लाजमी है बाहर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। और जो आपका ये नया प्रोजेक्ट है इसके लिए हम आपको बेस्ट विशेस भी देंगे, और हम अपने फोरम से भी, एक्सप्रेसो के फोरम से भी ये कोशिश करते हैं कि शजरकारी के हवाले से लोगों को इस दे मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए मैसेज देना चाहूँगा कि ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और आपके हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। और हर जो हजरात हैं जिनका 5 मरले का भी एक घर है, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि कम से कम 5 मरले का घर में एक प्लांट तो लग सकता है, और वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर वाला प्लांट। और हम तो ये मैसेज दे रहे हैं कि 14 अगस्त पे झंडियों के बजाय पौधे लगाइए, कम से कम एक पौधा लगाइए। सत्येंद्र साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बीइंग विद अस जी। अहम मौजू है जी, अगर पहले आम नहीं था अब अहम है, इस पे बात करना जरूरी है। हम बात करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह, और ये लाजमी है कि इस पे बात की जाए। ब्रेक लेनी है? बिल्कुल, हम अब खत्म हो गया ना टाइम, अब अच्छा, कितना लंबा शो कर रहे हैं। एंड पे हम आसिफ मेहदी साहब का जिक्र कर देते हैं, जो कि साहबजादे हैं जनाब मेहदी हसन साहब के। उनका इंतकाल हो गया, काफ़ी अरसे से वो बीमार थे और काफ़ी अरसे से वो अलालत का शिकार थे। तवील अलालत के बाद जी उनका इंतकाल हुआ है, और 1966 में पैदा हुए थे, तकरीबन 55 साल उनकी उम्र थी और उनका इंतकाल हुआ। इस पर हमने इज़हार अफसोस करना ज़रूरी समझा, तो उनके अहल खाना से हम इज़हार अफसोस करते हैं। अभी हम अपने देखने वालों से इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।